Today we are going to discuss with you a very important section, and number of the section is section number 80 सेक्शन नंबर 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन को लेकर बात करता है। आप लोग जानते हो एसएससी को ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन अलाउ किया जाता है अंडर चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 से के अंडर बहुत सारा सेक्शंस अवेलेबल होता है, उसमें से एक सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 80 मोर स्पेसिफिकली अगर बताएंगे तो सेक्शन नंबर 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बात करता है नेशनल पेंशन सिस्टम में जो कंट्रीब्यूशन डाला जाता है वो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में जो डिडक्शन एसएससी को अलाउ किया जाता है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वो डिडक्शन को लेकर। तो आज हम लोग फर्स्ट नेशनल पेंशन सिस्टम का ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम लोग सेक्शन नंबर 80 का ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम लोग सेक्शन नंबर 80 को बेयर एक्ट का हिसाब से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए नेशनल पेंशन सिस्टम का ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हो जितना सारा रिटायरमेंट बेनिफिट का प्लान होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ग्रेचुइटी हो सकता है, पेंशन हो सकता है, सुपर एन्यूशन फंड हो सकता है, वो सारा रिटायरमेंट बेनिफिट इधर तो बेस्ड होता है ऑन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और नहीं तो बेस्ड होता है ऑन डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का मतलब होता है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड कितना कंट्रीब्यूशन डाला जाएगा टू गेट द रिटायरमेंट बेनिफिट, वो कंट्रीब्यूशन प्री डिसाइडेड होता है। देखो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा तभी तो जाके ऑन रिटायरमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड कितना कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा वो कंट्रीब्यूशन प्री डिसाइडेड होता है। इन केस ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कंट्रीब्यूशन प्री डिसाइडेड होता है, इसका मतलब इधर तो रिलेटिव परसेंटेज प्री डिसाइडेड होता है और नहीं तो एब्सोल्यूट अमाउंट प्री डिसाइडेड होता है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में कंट्रीब्यूशन प्री डिसाइडेड होता है बट बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट कितना मिलेगा वो अनसर्टेन होता है। बट डिफाइंड बेनिफिट प्लान के केस में कितना बेनिफिट रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा वो प्री डिसाइडेड होता है एक फॉर्मूला के द्वारा। वो फॉर्मूला बेस्ड होता है कितना सर्विस पीरियड रेंडर्ड किया गया था बाय द एम्प्लॉय उसके ऊपर एंड लास्ट ऑन सैलरी कितना था उसके ऊपर। बात आपको समझ में आ रहा है? तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, यही दो तरीका होता है रिटायरमेंट बेनिफिट का। नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर। नेशनल पेंशन सिस्टम बेस्ड होता है ऑन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान and the value of defined contribution pension generally depends on two things. Number one, how much amount you have contributed during the employment period in the defined contribution pension scheme, and second, how your investments have performed during the employment period. इन्वेस्टमेंट्स कहां से आ गया? इन्वेस्टमेंट्स इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूशन के रूप में डाला वो अमाउंट तो अल्टीमेटली इन्वेस्ट किया जाता है एंड वहां से रिटर्न जनरेट होता है। इसलिए बताया जा रहा है हाउ योर इन्वेस्टमेंट्स हैव परफॉर्म्ड, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन। बात समझ में आ गया? एंड द वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन जनरली डिपेंड्स ऑन थ्री एलिमेंट्स। नंबर वन, हाउ लॉन्ग यू हैव वर्कड फॉर योर एम्प्लॉयर, सेकंड, व्हाट वाज योर लास्ट ऑन सैलरी, एंड थर्ड, what was your average salary during the employment period। बात आपको समझ में आया? वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन फंडेड होता है एम्प्लॉयर के द्वारा, इसीलिए वो एम्प्लॉयर के लिए बर्डन बन जाता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा केसेस में आप देखोगे आज के डेट में डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा केस में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम होता है। तो बात आपको समझ में आ रहा है? बेसिकली नेशनल पेंशन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टॉप डिफाइंड बेनिफिट पेंशन फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉयज हु जॉइंड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन का जो प्रोविजंस होता है वो प्रोविजंस एम्प्लॉयर के लिए बर्डन होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयर का रोल जब प्ले करते थे तो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन जितना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किया जाता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बर्डन हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो बर्डन से बाहर आना चाहता था, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लिया जितना भी इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्विस ज्वाइन करेंगे ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस का सर्विसेज को डिसीजन से बाहर रखा गया था। तो जितना भी सारा इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्विस ज्वाइन करेंगे ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 वो सारा इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेगा डिफाइंड बेनिफिट पेंशन का एडवांटेज, उसको कंपल्सरीली अडॉप्ट करना पड़ेगा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम इनिशियली ओपन किया गया था एंड कंपल्सरीली बनाया गया था ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, बट बाद में इसको ओपन किया गया था ऑल इंडियन सिटीजन्स के लिए वॉलंटरली। एंड ऑलमोस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम का बर्डन से बाहर आना चाहते थे क्योंकि वो लोग भी अर्लियर्स फॉलो करते थे डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम को, तो उसका बर्डन से वो लोग भी बाहर आना चाहते थे। इसीलिए ऑलमोस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल नेशनल पेंशन सिस्टम वाला आर्किटेक्चर को मतलब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम को अडॉप्ट किया एंड अपना एम्प्लॉयज के लिए कंपल्सरीली बनाया। बात आपको क्लियर हो गया? नाउ
नेशनल पेंशन सिस्टम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेट एंड रेगुलेटेड होता है एक अथॉरिटी के द्वारा। अथॉरिटी का नाम होता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। एंड नेशनल पेंशन सिस्टम एक मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट होता है। मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया है, बट मार्केट लिंक्ड क्यों बता रहे वो आगे जाके आपको समझ में आएगा। तो नेशनल पेंशन सिस्टम एक मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट होता है जो 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अभी बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफर करता है, एक टायर 1 अकाउंट, दूसरा टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट कंपल्सरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, टायर 2 अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वॉलंटरी होता है। टायर 1 अकाउंट having restricted withdrawals and tier 2 account offers liquidity of investments and withdrawals। टायर 1 अकाउंट जो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल पेंशन सिस्टम के साथ एक्टिवली मेंटेन कर रहे हैं, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो ओपन कर सकता है टायर 2 अकाउंट विथ नेशनल पेंशन सिस्टम। तो टायर 2 अकाउंट एक्टिव टायर 1 अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वॉलंटरी है, वो चाहे तो ओपन कर सकते हैं, और किसी के लिए टायर 2 अकाउंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। केवल एक्टिव टायर 1 अकाउंट वाला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टायर 2 अकाउंट ओपन करने का वॉलंटरी ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है। बात आपको समझ में आया? नाउ टायर 1 अकाउंट कैसे मेंटेन होता है? बेसिकली टायर 1 अकाउंट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एम्प्लॉयज को जब मंथली सैलरी पे करता है, मंथली सैलरी पेमेंट करने के टाइम में 10% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय डिडक्ट कर लेते एज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस के रूप में। वो 10% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट डिडक्ट करके सबमिट कर देते रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 14% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, उतना अमाउंट अपना फंड से रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में सबमिट कर देते। तो 10% ऑफ द मंथली सैलरी एम्प्लॉय से डिडक्ट होकर एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में आया, एंड 14% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फंड से एम्प्लॉय का रेस्पेक्टिव एनपीएस अकाउंट में सबमिट करता है। बात आपको समझ में आया? तो ऑल टुगेदर 24% ऑफ द मंथली सैलरी एनपीएस अकाउंट में हर एक एम्प्लॉय का आ रहा है, एंड 24% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द रेस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में कॉर्पस के रूप में तैयार हुआ। वो कॉर्पस जाता है इन्वेस्टमेंट होने के लिए मार्केट में इन सिक्योरिटीज, इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, डेट कॉर्पोरेट डेट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड हो सकता है, वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब 24% कॉर्पस अल्टीमेटली मार्केट में जा रहे इन्वेस्टमेंट होने के लिए इन सिक्योरिटीज। इसीलिए मैंने बताया था एनपीएस को मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट। बात आपको समझ में आ रहा है? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट तो पहले ही आपको समझ में आ गया था, अभी मार्केट लिंक्ड क्यों है समझ में आ रहा है? क्योंकि मार्केट में वो जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट होने के लिए इन सिक्योरिटीज, वहां से रिटर्न मिलेगा, कॉर्पस में आएगा फिर से। बात आपको समझ में आ रहा है? एंड वो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिर से मार्केट में जाता है इन्वेस्ट होने के लिए इन सिक्योरिटीज। ऐसे ही चलता रहता है अप टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। नाउ एनपीएस टायर 1 अकाउंट कैसे मेंटेन होता है वो मैंने अभी तक बताया। एनपीएस के केस में मैंने बताया था इनिशियली एनपीएस एक मार्केट लिंक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली एनपीएस एक मार्केट लिंक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन टाइप का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का डिफरेंट फंक्शंस होता है, जैसा सेल्स, ऑपरेशंस, सर्विसेज, फंड मैनेजमेंट, डिपोजिटरी, ये सारा फंक्शंस होता है कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का। बट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट के केस में क्या होता था? ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट के केस में ये सारा फंक्शंस मैंने जितना बताया, सेल्स बोलो, ऑपरेशंस बोलो, सर्विसेज बोलो, फंड मैनेजमेंट बोलो, डिपोजिटरी बोलो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल्ड एंड मेंटेन होता था। बट एनपीएस ऑफर्स अनबंडल्ड आर्किटेक्चर वेयर ईच स्टेप ऑफ द वैल्यू चेन हैज बीन मेड डिसजॉइंटेड फ्रॉम अदर्स। एनपीएस के केस में जितना सारा फंक्शंस मैंने बताया, कौन कौन सा फंक्शंस मैंने बताया? सेल्स, सर्विसेज, ऑपरेशंस, फंड मैनेजमेंट, डिपोजिटरी, ये सारा फंक्शंस को एक वैल्यू चेन बोला जा सकता है। बताया जा रहा है ईच स्टेप ऑफ द वैल्यू चेन, मतलब एक एक फंक्शन हैज बीन मेड डिसजॉइंटेड फ्रॉम अदर्स। तो एक एक फंक्शन के लिए एक एक सेपरेट बॉडी प्रेजेंस है एनपीएस के केस में, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन सारा फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहे। बात क्लियर होगी? देखो एनपीएस का जो अकाउंट ओपन किया जाता है ना, वो अकाउंट ओपन करने के लिए एक पीओपी का कॉन्सेप्ट होता है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट होता है, एंड साथ साथ एक पीओपी एसपीएस का कॉन्सेप्ट होता है। पीओपी एसपीएस मतलब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स। आप जब बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सेविंग्स अकाउंट बोलो,
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलो, करंट अकाउंट बोलो और रिकरिंग अकाउंट बोलो, कोई भी अकाउंट। अब जब ओपन करने के लिए जाते हो, आप बैंक का हेड ऑफिस में जाते हो कि बैंक का ब्रांच में जाते हो? ऑब्वियसली ब्रांच में जाते हो। तो एनपीएस अकाउंट भी ब्रांच में ओपन किया जाता है। पीओपी स्पेस मतलब ब्रांच एंड पीओपी मतलब बैंक। तो पीओपी स्पेस होता है बैंक का नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एंड पीओपी होता है बैंक इटसेल्फ। बात क्लियर? बट हर एक बैंक का हर एक ब्रांच ऐसा सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। रजिस्टर्ड बैंक का रजिस्टर्ड नेटवर्क ब्रांच जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है एनपीएस अकाउंट ओपन करने का। बात यहां तक क्लियर हो गया? तो एनपीएस अकाउंट ओपन होता है पीओपी स्पेस में। पीओपी स्पेस क्या करता है? एक्सेप्ट करता है फॉर्म को, एनपीएस का फॉर्म को, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, वेरीफाई वगैरह करता है, केवाईसी वगैरह का वेरिफिकेशन होता है, फिर इनिशियल कंट्रीब्यूशन का भी प्रोसेसिंग होता है। देखो पीओपी स्पेस के साथ आपने जो अकाउंट ओपन किया इसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के साथ। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के साथ अकाउंट ओपनिंग का सारा डिटेल्स मेंटेन होता है। नाउ तो आपको मिल गया पीओपी, आपको मिल गया पीओपी स्पेस, आपको मिल गया सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। फिर वो जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट स्पेस में सबमिट होता है, पीओपी स्पेस में सबमिट होता है, वो अल्टीमेटली जाता है ट्रस्टी बैंक के पास। तो एनपीएस के केस में एक ट्रस्टी बैंक होता है। ऑल ओवर इंडिया ट्रस्टी बैंक एक ही है, वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के पास वो पैसा चला जाता है। एक्सिस बैंक ट्रस्टी बैंक का काम करता है। बात आपको समझ में आया? ट्रस्टी बैंक से पैसा जाता है पेंशन फंड के पास। पेंशन फंड, बहुत सारा पेंशन फंड होता है, जनरली इंश्योरेंस कंपनी वगैरह पेंशन फंड के रूप में काम करता है। तो पेंशन फंड जो रजिस्टर्ड पेंशन फंड होता है, रजिस्टर्ड पेंशन फंड विथ एनपीएस, उसके पास आता है ट्रस्टी बैंक से कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। फिर वो ट्रस्टी बैंक से कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो पेंशन फंड के पास आया, पेंशन फंड उसको अल्टीमेटली निवेश करता है इन मार्केट, इन सिक्योरिटीज। एंड आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी होता है। डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है इन द नेम ऑफ द एनपीएस ट्रस्ट। एक एनपीएस ट्रस्ट होता है, एनपीएस ट्रस्ट के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। बट वो डिमैटेरियलाइजेशन अकाउंट ओपनिंग का सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? एक कस्टोडियन होता है, वो कस्टोडियन डिमैटेरियलाइजेशन का सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कस्टोडियन के साथ डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है विद द नेम ऑफ द एनपीएस ट्रस्ट। बात आपको समझ में आ रहा है? तो पेंशन फंड जो पैसा सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट मेंटेन होता है इन द नेम ऑफ द एनपीएस ट्रस्ट विद द कस्टोडियन। बात आपको क्लियर हो गया? देखो कितना सारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको मिला जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मैंने जब बताया था कि एनपीएस अनबंडल आर्किटेक्चर फॉलोज करता है, मतलब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो कितना ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस आपको मिल रहा है। फर्स्ट आपको मिला था पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का रेफरेंस। सेकंड आपको मिला था पीओपी स्पेस, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर का रेफरेंस। थर्ड आपको मिला था सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का रेफरेंस। फोर्थ आपको मिला था ट्रस्टी बैंक का रेफरेंस। एंड फिफ्थ आपको मिल रहा है एनपीएस ट्रस्ट का रेफरेंस। एंड सिक्स्थ में आपको मिल रहा है कस्टोडियन का रेफरेंस। बात आपको समझ में आ गया? एंड लास्टली और एक ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस अभी हम आपको देंगे, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? देखो एम्प्लॉय का नाम का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय, जिन्होंने एनपीएस को अडॉप्ट किया। तो बेसिकली एनपीएस अकाउंट जो एम्प्लॉय का मेंटेन हो रहा है, एम्प्लॉय का जो एनपीएस अकाउंट मेंटेन हो रहा है, वो एनपीएस अकाउंट में कॉर्पस एक्रू हो रहा है। वो कॉर्पस ऑन रिटायरमेंट एम्प्लॉय को मिल जाना चाहिए, बट पूरा कॉर्पस एम्प्लॉय विथड्रॉ नहीं कर पाएगा ऑन रिटायरमेंट। 60% विथड्रॉ कर पाएगा, 40% वो कॉर्पस का अमाउंट से खरीदना पड़ेगा एक एन्युटी फ्रॉम एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। वो एन्युटी जो एम्प्लॉय खरीदेगा ऑन रिटायरमेंट, मिनिमम 40% ऑफ द कॉर्पस अमाउंट से, वो एन्युटी से लाइफ टाइम एम्प्लॉय को पेंशन मिलते रहेगा। बात आपको समझ आ रहा है? यही तो नेशनल पेंशन सिस्टम का एडवांटेज है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के केस में वो जो एनपीएस अकाउंट है, एनपीएस अकाउंट में जो कॉर्पस एक्रू है, कॉर्पस का मैक्सिमम 60% एम्प्लॉय विथड्रॉ कर सकते हैं ऑन रिटायरमेंट। एंड बैलेंस जो 40% रहेगा, कंपल्सरीली वो 40% से एन्युटी परचेज करना पड़ेगा, और वो एन्युटी से पेंशन मिलते रहेगा एम्प्लॉय को लाइफ टाइम के लिए। बात क्लियर? तो अगर रिकैप किया जाए तो वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 एक्सेप्ट सर्विसेज ऑफ आर्म फोर्सेस, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टायर 1 एनपीएस अकाउंट मैंडेटरी होता है। मतलब टायर 1 एनपीएस अकाउंट वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ओपन करना ही पड़ता है। टायर 1 एनपीएस अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नंबर 1 टायर 1 एनपीएस अकाउंट हैविंग रेस्ट्रिक्टेड विथड्रॉल्स। सेकंड, टायर 1 एनपीएस अकाउंट के केस में
एम्प्लॉय का मंथली सैलरी का 10% डिडक्ट होता है एंड रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन के रूप में सबमिट होता है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का मंथली सैलरी का 14% कैलकुलेट करता है, अपना फंड से वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में। तो रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में अपना सैलरी का 10% अपना सैलरी से डिडक्ट होकर कंट्रीब्यूशन के रूप में आ रहे हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड से 14% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के रूप में रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का रेस्पेक्टिव एनपीएस अकाउंट में आता है। बात अब तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का केस देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट का केसेस में ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट एनपीएस मॉडल को अडॉप्ट किया एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, अपना एम्प्लॉय का सैलरी का 10% डिडक्ट करता है एंड रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में सबमिट कर देते हैं एंड अपना फंड से मैचिंग कंट्रीब्यूशन 10% अपना फंड से 10% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय कैलकुलेट करता है, अपना फंड से 10% अमाउंट को कंट्रीब्यूट करता है रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में। बात क्लियर हो गया। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ऐसा ही होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में वो जो परसेंटेज हम बता रहे हैं 10% होगा कि 12% होगा, वो एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो सारा कॉर्पोरेट सेक्टर एनपीएस मॉडल को अडॉप्ट किया एंड अपना एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी बनाया, वो सारा कॉर्पोरेट सेक्टर अपना एम्प्लॉयज को मंथली सैलरी पे करने के टाइम में एक सर्टेन परसेंटेज को डिडक्ट कर लेते हैं एंड वो सर्टेन परसेंटेज रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन के रूप में सबमिट होता है। वो एम्प्लॉयज का ओन कंट्रीब्यूशन होता है एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो मैचिंग कंट्रीब्यूशन अपना फंड से रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में सबमिट कर देते हैं। वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के रूप में सबमिट होता है। बात क्लियर हो गया। नाउ टायर 1 अकाउंट जो बता रहे थे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी था, वो टायर 1 अकाउंट ही स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करते हैं एंड वो टायर 1 अकाउंट ही फॉलो करता है कॉर्पोरेट सेक्टर। बट टायर 2 अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वॉलंटरी होता है। वो टायर 2 अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय केवल कंट्रीब्यूशन डालता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एज एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डालता है। टायर 2 अकाउंट जो होता है वो बेसिकली काम करता है एक म्यूचुअल फंड जैसा, उसमें विथड्रॉल्स का रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही मिनिमम होता है। मतलब टायर 2 अकाउंट ऑफर्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड विथड्रॉल्स। बात क्लियर हो रही। तो टायर 1 अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी होता है एंड वो टायर 1 अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी एप्लीकेबल होता है। वो सारा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो सारा स्टेट गवर्नमेंट्स अपना एम्प्लॉयज के लिए उसको मैंडेटरी बनाया, एनपीएस मॉडल को मैंडेटरी बनाया एंड कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए भी वो टायर 1 अकाउंट एप्लीकेबल होता है। वो सारा कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए जो सारा कॉर्पोरेट सेक्टर्स अपना एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस मॉडल अडॉप्ट किया। बात आपको समझ में आ रहा है। एंड लास्टली, सिंस एनपीएस मॉडल को ओपन किया गया है फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो अनएम्प्लॉयड है चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है चाहे वो एम्प्लॉयड है बट उसका एम्प्लॉयर एनपीएस मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया, वो वाला इंडियन सिटीजन भी एनपीएस टायर 1 अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं एनपीएस टायर 1 अकाउंट में और वो वाला कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट होगा इन सिक्योरिटीज। बात समझ में आ रहे। बट उसके लिए एम्प्लॉयर का एप्लीकेबिलिटी है नहीं, इसलिए कोई और मैचिंग कंट्रीब्यूशन एनपीएस टायर 1 अकाउंट में सबमिट नहीं होगा, केवल उसका इंडिविजुअल का अपना कंट्रीब्यूशन एनपीएस टायर 1 अकाउंट में सबमिट होगा एंड वही कंट्रीब्यूशन इन्वेस्ट होगा इन सिक्योरिटीज मार्केट थ्रू पेंशन फंड्स। बात आपको क्लियर हो गया। एंड वो टायर 1 एनपीएस अकाउंट चाहे ओपन किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बाय द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बाय कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय और बाय एनी अदर इंडिविजुअल्स, वो टायर 1 अकाउंट में जो कॉर्पस एक्रू होता है वो कॉर्पस बाद में जाके वो सब्सक्राइबर ऑफ द अकाउंट को मिल जाना चाहिए। कब मिलेगा? ऑन रिटायरमेंट मिलेगा, ऑन सुपर एनुएशन मिलेगा, ऑन एग्जिट फ्रॉम एनपीएस मिलेगा। बट पूरा वो जो कॉर्पस होता है पूरा कॉर्पस को वो सब्सक्राइबर एक साथ लम सम विथड्रॉ नहीं कर सकते। मैक्सिमम 60% ऑफ द कॉर्पस विथड्रॉ कर सकते एंड कोई भी काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बट मिनिमम 40% ऑफ द कॉर्पस को यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर परचेज ऑफ एन एन्युटी फ्रॉम एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, और वो एन्युटी परचेज करने में उसको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलते रहेगा वो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से। एंड वो सब्सक्राइबर का डेथ के बाद वो सब्सक्राइबर का डिपेंडेंट पेरेंट और पाउस को मिलते रहेगा पेंशन। बात आपको समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट हम लोग हैंड रिटन चार्ट से स्टडी करेंगे। हैंड रिटन चार्ट को मैंने बनाया टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड टू मेक द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इजीएस्ट। तो आइए एक बार हैंड रिटन चार्ट को स्टडी करते हैं। हैंड रिटन चार्ट में आप फॉलो कीजिए। फर्स्ट लिखा हुआ है एम्प्लॉय कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। जो एम्प्लॉय नेशनल पेंशन सिस्टम में कवर्ड है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय के लिए दिस पर्टिकुलर चार्ट इज ट्रू। तो लिखा हुआ है एम्प्लॉय कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। तो जो सारा एम्प्लॉय नेशनल पेंशन सिस्टम में कवर्ड है उसका अपना कंट्रीब्यूशन एनपीएस अकाउंट में आता है। देखिए लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट एंड एम्प्लॉयर का
कंट्रीब्यूशन भी आता है एनपीएस अकाउंट में, तो लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन एनपीएस अकाउंट में आया, एंड एनपीएस अकाउंट में वो जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आया फ्रॉम एम्प्लॉय एंड फ्रॉम एम्प्लॉयर वो चला जाता है ट्रस्टी बैंक के पास। मिला आपको ट्रस्टी बैंक, तो ट्रस्टी बैंक से वो पैसा जाता है पेंशन फंड के पास, आपको नीचे मिल रहा है पेंशन फंड के पास आया, एंड पेंशन फंड से वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है सिक्योरिटीज मार्केट में। फिर वहां से रिटर्न जनरेट होता है। रिटर्न जनरेट होता है इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न जनरेट होता है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट होता है इधर तो इक्विटीज में और नहीं तो डेट में। तो इक्विटीज में होने में डिविडेंड मिलता है एंड डेट में होने में इंटरेस्ट मिलता है। वही बात लिखा हुआ है, देखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर एनपीएस एंड अदर पर्सन, मतलब जो सारा एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर एनपीएस मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया एंड अदर इंडियन सिटीजन जिसका एम्प्लॉयर है ही नहीं, वो सबको मैंने एक साथ बता रहा है अदर इंडिविजुअल्स। अदर इंडिविजुअल्स के केस में अदर इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन एनपीएस अकाउंट में आता है। फिर वही पैसा चला जाता है ट्रस्टी बैंक के पास, ट्रस्टी बैंक से पेंशन फंड के पास, पेंशन फंड से इन्वेस्ट हो जाता है सिक्योरिटीज मार्केट में वो पैसा एंड रिटर्न जनरेट होता है। बात आपको समझ में आ रहा है? And next, you must have observed that pension fund and trustee bank से दो respective arrow जा रहे towards NPS trust। ये दो एरो बेसिकली इंडिकेट्स कर रहे हैं कि पेंशन फंड एंड ट्रस्टी बैंक से इंफॉर्मेशन जाता है एनपीएस ट्रस्ट के पास। पेंशन फंड सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा निवेश कर रहा है, बट अकाउंट किसके नाम पे है? डीमैट अकाउंट तो ओपन किया गया एनपीएस ट्रस्ट के नाम पे। तो एनपीएस ट्रस्ट के बिहाफ में पेंशन फंड सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हैं। तो एनपीएस ट्रस्ट के पास सारा इंफॉर्मेशन आता है, ट्रस्टी बैंक से भी इंफॉर्मेशन आता है एंड पेंशन फंड से भी इंफॉर्मेशन आता है। आप मुझे बताइए, पेंशन फंड बोलिए और ट्रस्टी बैंक बोलिए, दोनों जो इनकम एक्सेप्ट कर रहे और इनकम रिसीव कर रहे, वो इनकम किसके बिहाफ में रिसीव कर रहे? ऑब्वियसली एनपीएस ट्रस्ट के फॉर एंड ऑन बिहाफ में रिसीव कर रहे। वो पैसा ना तो पेंशन फंड का है ना तो ट्रस्टी बैंक का है, वो तो एनपीएस ट्रस्ट के बिहाफ में रिसीव कर रहे। एंड एनपीएस ट्रस्ट जो पैसा रिसीव करता है वो पैसा खुद के लिए तो रिसीव नहीं करते हैं, एनपीएस ट्रस्ट का तो पैसा नहीं है, पैसा तो है एनपीएस अकाउंट सब्सक्राइबर का, मतलब कंट्रीब्यूटर का पैसा है। मतलब बेसिकली दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर टेक्स अवे द ऑब्लिगेशन टू पे टैक्सेस। अगर आप देखोगे तो अपैरेंटली टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन आ रहे ऑन पेंशन फंड, ऑन ट्रस्टी बैंक, ऑन एनपीएस ट्रस्ट, बट एक्चुअल में टैक्स पे करने का ऑब्लिगेशन आना चाहिए था ऑन एनपीएस अकाउंट सब्सक्राइबर, क्योंकि एनपीएस अकाउंट सब्सक्राइबर जो है वो प्ले कर रहा है इन्वेस्टर का रोल, उसका अकाउंट में पैसा एक्रू हो रहा है, इनकम एक्रू हो रहा है। तो एनपीएस अकाउंट सब्सक्राइबर लायबल होना चाहिए था टैक्स पे करने के लिए, बट अपरेंट देखा जाएगा तो एनपीएस ट्रस्ट, पेंशन फंड, ट्रस्टी बैंक लायबल हो रहे पैसा पे करने के लिए। हम लोग जो आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं वो आर्किटेक्चर में हम लोग पास थ्रू कर पाएंगे टैक्स ऑब्लिगेशन को, मतलब एनपीएस ट्रस्ट भी लायबल नहीं होंगे टैक्स पे करने के लिए, ना तो पेंशन फंड लायबल होंगे ना तो ट्रस्टी बैंक लायबल होंगे। इसीलिए ऐसा टाइप का आर्किटेक्चर को बोला जाता है पास थ्रू स्टेटस। पास थ्रू स्टेटस का मतलब टैक्स ऑब्लिगेशन को टिक अवे कर पाएंगे। पास थ्रू स्टेटस का मतलब होता है टैक्स ऑब्लिगेशन को टिक अवे कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज करेगा कि पास थ्रू स्टेटस को कैसे इनकम टैक्स लॉ में इंप्लीमेंट किया गया है। पास थ्रू स्टेटस को इनकम टैक्स लॉ में इंप्लीमेंट किया गया है इन दिस कॉन्टेक्स्ट थ्रू सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 44। अगर आप सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 44 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टडी एंड एनालाइज करोगे तो आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ है जो भी एंटिटी फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ एनपीएस ट्रस्ट इनकम रिसीव करता है, वो एंटिटी का वो एनपीएस ट्रस्ट रिलेटेड इनकम जो उन्होंने रिसीव किया फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, वो इनकम उनका बुक्स में एग्जम्प्ट हो जाता है। बात क्लियर हो गया? तो एनपीएस ट्रस्ट का अपना इनकम एंड जो भी एंटिटी फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ एनपीएस ट्रस्ट पैसा रिसीव करता है, इनकम रिसीव करता है, उसका वो एंटिटी का वो एनपीएस ट्रस्ट रिलेटेड इनकम एग्जम्प्ट हो जाता है एज पर सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 44। एंड नेक्स्ट हम लोग इन दिस कॉन्टेक्स्ट टैक्स इंप्लीकेशन इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉयर एंड इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉय को स्टडी करेंगे। आइए नीचे चार्ट को फॉलो कीजिए। फर्स्ट चार्ट आपको मिलेगा टैक्स स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का बुक्स में कैसा टैक्स स्टेटमेंट इंप्लीमेंट किया जाएगा वो फर्स्ट डिस्कस करेंगे। देन हम लोग एम्प्लॉय का बुक्स में कैसा टैक्स स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट किया जाएगा वो डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयर का बुक्स में टैक्स स्टेटमेंट क्या होने वाला है? जो भी एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इधर तो बिजनेस और नहीं तो प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे थे एंड अपना एम्प्लॉय के लिए एनपीएस मॉडल अडॉप्ट किया था, वो एम्प्लॉयर ऑब्वियसली एम्प्लॉय को मंथली सैलरी पे करने के टाइम में एक परसेंटेज डिडक्ट कर लिया एंड एम्प्लॉय का एनपीएस अकाउंट में वो परसेंटेज एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय सबमिट हो गया।
एंड एम्प्लॉयर भी अपना फंड से मैचिंग कंट्रीब्यूशन एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय में सबमिट किया। एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर अपना फंड से पैसा कंट्रीब्यूट किया, वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंडिचर माना जाता है एंड वो एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉयर को डिडक्शन अलाउ किया जाता है एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड। देखिए वही बात लिखा गया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एनपीएस इज कंसीडर्ड एज एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर as per the provisions of section number 36 subsection 1 clause number 4a and whole section number 36 as other deduction you have already studied at the time of study of PGBP chapter। whole section number 36 होता है other deduction के रेस्पेक्ट में। सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लास नंबर 4a को भी स्पेसिफिकली अपने स्टडी किया अदर डिडक्शन के केस में। नाउ सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लास नंबर 4a बता रहे एम्प्लॉयर अपना फंड से जो कंट्रीब्यूशन डालता है टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, वो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉयर को डिडक्शन अलाउ किया जाता है। बट सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लास नंबर 4a एक लिमिट बताता है, मतलब एम्प्लॉय का सैलरी का मैक्सिमम 10% तक एम्प्लॉयर को एज अ डिडक्शन अलाउ किया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूशन डाल रहे वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट अगर 10% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय से ज्यादा है तो मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो होता है उतना ही डिडक्शन अलाउ किया जाएगा एम्प्लॉयर को। बात क्लियर हो रही? देखिए नीचे पढ़िए, at the time of computation of income under that PGBP, employer is entitled to get deduction under section 36 subsection 1 clause number 4a of the income tax act 1961 in respect of employer's contribution to NPS account of the employee subject to, आप इसमें लिखो subject to, लिखा नहीं हुआ है अब लिखो subject to, लिमिट को स्पेसिफाई करो, subject to %10 of the salary income of employees। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, पीजीबीपी इनकम जब कंप्यूट करोगे तो ट्रीटमेंट को कैसे इंप्लीमेंट करोगे। हम लोग पीजीबीपी इनकम कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में इंपैक्ट डाला गया है कि नहीं, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। मतलब अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी करो और देखो कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय को डेबिट किया गया है कि नहीं। अगर ऑलरेडी डेबिट किया गया है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कितना अमाउंट डेबिट किया गया है। मतलब आप लोग जानते हो टैक्सेशन एंगल से कि मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अपना फंड से कंट्रीब्यूट करने में डिडक्शन अलाउ किया जाता है। उससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन डाला गया है तो मैक्सिमम 10% ही डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, बाकी जो कंट्रीब्यूशन डाला गया है वो वेस्ट हो जाएगा पीजीबीपी इनकम कंप्यूटेशन में, उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे एज अलाउएबल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रहा है? तो अगर कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ द सैलरी इनकम से ज्यादा डाला गया है एंड उतना ही पूरा अमाउंट को डेबिट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 10% से जो एक्सेस अमाउंट को डेबिट किया गया वो एक्सेस अमाउंट को एड बैक करना पड़ेगा विद द नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अगर मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन डाला गया था टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर एंड वही अमाउंट को ऑलरेडी डेबिट किया गया है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम अगेन कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। बट अगर मानो कि 10% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय से भी ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूशन के रूप में डाला गया था बाय द एम्प्लॉयर, बट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10% ऑफ द सैलरी इनकम को डेबिट किया गया है, तो अगेन कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन एंगल से हम लोगों को जो करना था वो एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटेंसी वालों ने किया है ऑलरेडी। बात आपको समझ में आया? बट अगर मानो कि एनपीएस अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन डाला गया बाय द एम्प्लॉयर उसका रेस्पेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन करने के टाइम में कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं डाला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट अराइज हुआ है वो नेट प्रॉफिट से लेस करेंगे मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉयर। कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डाला और 10% ऑफ द सैलरी व्हिचएवर इज लोअर, वही होगा डिडक्शन का अमाउंट। तो लिखा गया है, देखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लास नंबर 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। क्या करोगे इफ नॉट ऑलरेडी डेबिटेड? अब फर्स्ट लिखोगे 10% of the salary income of the employee, 10% of salary income of employee
सैलरी इनकम ऑफ एम्प्लॉय, 10% ऑफ सैलरी इनकम ऑफ एम्प्लॉय, और सेकंड में लिखोगे contribution by employer, contribution towards NPS account by employer, towards NPS account of employee, NPS account of employee by employer, by employer, ये दोनों में whichever is lower वही अमाउंट डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाएगा, whichever is lower, whichever is lower, क्लियर। एंड नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे टैक्स स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय है। आइए स्टडी कीजिए, देखिए सेकंड पॉइंट को स्टडी कीजिए। इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में बी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, में बी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, में बी एनी अदर एम्प्लॉय, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड टैक्स स्टेटमेंट क्या डालेगा अपना बुक्स में, वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम आपसे पूछेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर डालते हैं टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है कि नहीं, ऑब्वियसली वो बेनिफिट है। हाँ, ये जरूर है, वो बेनिफिट एक्चुअली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर रिसीव नहीं हुआ है एम्प्लॉय को। बट अगर आप सेक्शन 7 स्टडी किया है, सेक्शन 7 क्या होता है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। सेक्शन नंबर 7 क्लॉज नंबर 3 अगर आपने स्टडी किया है, सेक्शन नंबर 7 क्लॉज नंबर 3 बताता है अगर कोई कंट्रीब्यूशन डाला गया है बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, वो बेनिफिट जो एम्प्लॉय को एक्रू हो रहा है माना जाएगा वो बेनिफिट एम्प्लॉय को रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर। तो माना जाएगा रिसिप्ट हुआ है, जबरदस्ती एक्चुअल में रिसिप्ट नहीं हुआ है, तो इनकम तो रिसिप्ट हो गया। बस समझ में आ रहा है, इनकम तो रिसिप्ट हो गया एम्प्लॉय को। अभी वो इनकम कौन सा हेड में आप टैक्सेबल करोगे, वो इनकम टैक्सेबल तो जरूर है। वो इनकम कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि देने वाला एंड लेने वाला के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। सेक्शन 17 क्लॉज 1 सब क्लॉज 8 अगर स्टडी करोगे तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन डालते हैं टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट को माना जाता है सैलरी इनकम इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जब अपना टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, टोटल इनकम कंप्यूटर्स में फर्स्ट कंप्यूट करेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरीज। इनकम अंडर द हेड सैलरीज में बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, ऑल अदर जो टैक्सेबल एलिमेंट्स होता है उसको कंसीडर करेंगे। लास्ट में कंसीडर करेंगे वो वाला एलिमेंट को जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, फुल अमाउंट, जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरीज। फॉलो कीजिए, फर्स्ट बेसिक सैलरी, देन डीएनएस अलाउंस, देन बोनस, देन ऑल अदर टैक्सेबल एलिमेंट्स, एंड लास्ट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, फुल अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है एज पर सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज 8। बात आपको समझ में आ रहा है? फिर हम लोग ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपका माइंड में एक जेन्युइन क्वेश्चन जरूर अराइज कर सकता है, एंड दैट क्वेश्चन इज एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, उसको आपने फुल्ली टैक्सेबल किया इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉय इन दैट प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। बट एम्प्लॉय भी तो एक परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट, उसको लेकर आपने कोई टैक्स स्टेटमेंट एम्प्लॉय का बुक्स में अभी तक डाला नहीं, वो ऑलरेडी कवर हो गया है। क्यों, कैसे कवर हो गया? आप फॉलो कीजिए, एक परसेंटेज डिडक्ट हो गया था एम्प्लॉय का मंथली सैलरी से, बट हम लोगों ने तो वो परसेंटेज को डिडक्ट नहीं किया सैलरी कैलकुलेशन में, मतलब हम लोगों ने उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया सैलरी कैलकुलेशन में। हम लोगों ने थोड़ी वो परसेंटेज को डिडक्ट किया जो परसेंटेज एनपीएस अकाउंट में सबमिट किया था एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन के रूप में, वो परसेंटेज हम लोगों ने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन में डिडक्ट तो किया नहीं, मतलब ग्रॉस सैलरी में वो परसेंटेज इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए उस वो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया, बट एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो टैक्सेबल नहीं हो रहे थे, उसको अलग से टैक्सेबल किया हम लोगों ने। बात आपको समझ में आया? एंड देन हम लोग ग्रॉस सैलरी से सेक्शन नंबर 16 के अनुसार डिडक्शंस क्लेम करेंगे। सेक्शन नंबर 16 के अनुसार डिडक्शंस क्लेम करने के बाद जो डेराइव्ड फिगर बनेगा, वो डेराइव्ड फिगर को हम लोग बताएंगे नेट सैलरी, मतलब नेट टैक्सेबल सैलरी। एक बात तो आपको समझ में आ गया कि एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, दोनों ही फुल्ली टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, एंड वो दो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉय को डिडक्शन भी मिल जाता है अंडर सेक्शन 80CCD, वो ग्रॉस टोटल इनकम से मिलता है। तो पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इनकम अंडर द हेड सैलरी कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हम लोग
अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम अवेलेबल है तो वो भी कैलकुलेट करेंगे, पीजीपी इनकम अवेलेबल है तो वो भी कैलकुलेट करेंगे, अगर कैपिटल गेन इनकम अवेलेबल है वो भी कैलकुलेट करेंगे, अदर सोर्सेज अवेलेबल है तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। देन ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम से जब चैप्टर 6A के अंडर डिडक्शंस अवेलेबल करेंगे तो हम लोग एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस के रेस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 80 सीसीडी के अनुसार डिडक्शन अवेलेबल कर देंगे एम्प्लॉय को। बात क्लियर? तो देखिए नेट सैलरी कैलकुलेट हो गया, आपको मिल रहे हैं, दिस इज नेट सैलरी। एंड देन नेक्स्ट, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर एम्प्लॉय को इनकम अवेलेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑफ इनकम को कंप्यूट करो। नेक्स्ट, अगर पीजीपी हेड ऑफ इनकम एम्प्लॉय को अवेलेबल है तो वो भी कंप्यूट करो। अगर कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम एम्प्लॉय को अवेलेबल है वो भी कंप्यूट करो। लास्टली, अगर अदर सोर्सेज हेड ऑफ इनकम एम्प्लॉय को अवेलेबल है वो भी कंप्यूट करो। सारा हेड्स ऑफ इनकम को इकट्ठा करो, वो जो एग्रीगेट फिगर बनेगा वो एग्रीगेट फिगर को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 के अंडर बहुत सारा डिडक्शंस अवेलेबल होता है, हम लोग केवल सेक्शन नंबर 80 सीसीडी को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को डिस्कस करना है एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस का टैक्स ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉय क्या होता है, इसीलिए केवल सेक्शन नंबर 80 सीसीडी का डिडक्शन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बात क्लियर? नाउ एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस जो होता है वो तो फुल्ली टैक्सेबल हो गया था इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी उसके रेस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1B के अंडर हम लोग डिडक्शन अवेलेबल करेंगे एम्प्लॉय को। तो बेसिकली दो सबसेक्शंस के अंडर एम्प्लॉय को डिडक्शंस अवेलेबल होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस। एक तो होता है सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 के अनुसार, दूसरा होता है सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B के अनुसार। फर्स्ट हम लोग सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B के अनुसार डिडक्शन क्लेम करेंगे एंड वो डिडक्शन होता है फ्लैट 50,000 तक, मतलब जितना कंट्रीब्यूशन डाला गया और रुपीज 50,000 व्हिचएवर इज लोअर उतना अमाउंट डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाएगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B। एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूशन डाला टुवर्ड्स एनपीएस वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट और रुपीज 50,000 व्हिचएवर इज लोअर वो अमाउंट डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाएगा एम्प्लॉय को फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B। आइए फॉलो कीजिए सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B को। सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B बता रहे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस लोअर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन को लेकर बात हो रहा है। नेक्स्ट, और रुपीज 50,000 व्हिचएवर इज लोअर उतना अमाउंट डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाएगा एम्प्लॉय को फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। बात आपको समझ में आ गया? एंड अगर मानो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस इज मोर देन 50,000 तो 50,000 तक डिडक्शन तो आपने क्लेम कर लिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B। जो बैलेंस अनएग्जॉस्टेड रह गया है एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन का वो अनएग्जॉस्टेड बैलेंस को आप क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1। तो फर्स्ट आप एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में 50,000 तक डिडक्शन क्लेम कर लो अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B। देन अगर एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन का अनएग्जॉस्टेड बैलेंस रह गया है तो वो बैलेंस को डिडक्शन के रूप में क्लेम करो अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1, बट उसका भी एक लिमिट है। आइए सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 को फॉलो कीजिए। दिस इज सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस। दो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, दोनों में व्हिचएवर इज लोअर वो होगा डिडक्शन का अमाउंट। नंबर 1, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय लेस अमाउंट क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B, मतलब अनएग्जॉस्टेड बैलेंस को लेकर बात कर रहे हैं। अनएग्जॉस्टेड बैलेंस नंबर 1। सेकंड, 10% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर वो होगा डिडक्शन का अमाउंट अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1। बात क्लियर हो गया? तो एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस का रेस्पेक्ट में डिडक्शन अलाउ किया जाएगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B एंड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। फर्स्ट आप लोग क्लेम करोगे 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B के अनुसार डिडक्शन। कैसे आप क्लेम करोगे? सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B के अनुसार डिडक्शन एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन और रुपीज 50,000 व्हिचएवर इज लोअर वो होगा डिडक्शन का अमाउंट। एंड देन अगर 50,000 से ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया था कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में तो जो अनएग्जॉस्टेड बैलेंस रह गया है ओन कंट्रीब्यूशन का उसको आप क्लेम करो एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1। बात समझ में आ रहा है? तो 1B फर्स्ट क्लेम करो, देन सबसेक्शन 1 के अनुसार डिडक्शन क्लेम करो। डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे? जो अनएग्जॉस्टेड बैलेंस और 10% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर वो होगा डिडक्शन का क्वांटम अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1। बात क्लियर हो गया? एंड साथ साथ एक सेक्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन नंबर 80 सीसीई ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 80 सीसीई बताता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C under section 80CCC and under section 80 CCD subsection 1 cannot cross rupees 1,50,000। जब ग्रॉस टोटल इनकम से चैप्टर 6A के अंडर डिडक्शन क्लेम किया जाता है सेक्शन नंबर 80C, सेक्शन नंबर 80CCC एंड सेक्शन नंबर 80 CCD सबसेक्शन 1 का एक ग्रुपिंग होता है।
aggregate amount of deduction under section 80C, under section 80CCC and under section 80CCD subsection 1 cannot cross rupees 1,50,000। बात समझ में आ रहा है? सेक्शन 80C का एक अपना लिमिट होता है, वो लिमिट को लेकर बात नहीं कर रहे हम लोग। सेक्शन नंबर 80C, सेक्शन नंबर 80CCC, सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1 का जो एग्रीगेट लिमिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए इसी पर्पस में कैसे आप लोग प्रेजेंटेशन डालोगे, वो प्रेजेंटेशन को फॉलो करो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इनर कॉलम में लिखो जो अमाउंट आएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC इनर कॉलम में लिखो जो अमाउंट आएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 को भी इनर कॉलम में लिखो जो अमाउंट आएगा। ये तीनों मिला के जो एग्रीगेट होगा वो एग्रीगेट कैनॉट क्रॉस और रुपीज 1,50,000। बात समझ में आ रहा है? देखिए लिखा गया है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, under section 80CCC and under section 80CCD subsection 1 cannot exceed rupees 1,50,000 as per section number 80CCE। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो 1,65,000 आ रहे तीनों मिला के एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो आप बाहर वाला कॉलम में केवल 1,50,000 ही लिख सकते हो, क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80CCC एंड अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 कैनॉट क्रॉस रुपीज 1,50,000 एज पर सेक्शन नंबर 80CCE। बात क्लियर हो रही? सेक्शन नंबर 80C का अपना एक लिमिट होता है 1.5 लाख का। अगर सेक्शन नंबर 80C खुद ही 1.5 लाख एग्जॉस्ट कर लिया तो सेक्शन नंबर 80CCC के अंडर कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1 के अनुसार कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेक्शन नंबर 80CCE भी बता रहा है कि तीनों सेक्शन मिला के एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सेक्शन नंबर 80C खुद ही 1.5 लाख तक ले लिया तो बाकी दो सेक्शंस के अंडर डिडक्शन अवेलेबल होगा नहीं। एंड सेक्शन नंबर 80C के अंडर ही अगर 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन अमाउंट अवेलेबल है, आप केवल 1.5 लाख तक ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन नंबर 80C का भी अपना लिमिट है 1.5 लाख। बात समझ में आ रहा है? तो सेक्शन नंबर 80C का अपना लिमिट है 1.5 लाख एंड सेक्शन नंबर 80C, सेक्शन नंबर 80CCC, सेक्शन नंबर 80CCE तीनों मिला के एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन का लिमिट भी है 1.5 लाख। बात क्लियर हो रही? इसीलिए मैंने बताया था सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1B के अनुसार पहले डिडक्शन क्लेम करो, देन सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1 के अनुसार डिडक्शन क्लेम करो इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस इन ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। बात समझ में आ गया? देन हम लोग डिडक्शन क्लेम करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स ओन कंट्रीब्यूशन, वो डिडक्शन हम लोग क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2। आइए फॉलो कीजिए। देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में बेसिकली दो क्वांटम को कंपेयर करना है, व्हिचएवर इज लोअर वो होगा डिडक्शन का अमाउंट। देखिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग ए एंड बी। ए में क्या लिखा गया? अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, दैट इज वन अमाउंट, वन क्वांटम। एंड सेकंड 14% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि आप लोग जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के रूप में 14% कंट्रीब्यूट करता है टू दी एनपीएस अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, इसीलिए 14% को हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। बट अदर एम्प्लॉय के केस में 10%। बात समझ में आया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% लेना है एंड अदर एम्प्लॉय के केस में 10% लेना है। तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर और 14% ऑफ सैलरी और 10% ऑफ सैलरी एज द केस में भी व्हिचएवर इज लोअर। amount contributed or 14% of salary whichever is what in case of central government employee, and in case of other employee amount contributed by employer or 10% of salary whichever is what, that would be the deduction quantum under section 80CCD subsection 2। देखिए वही किया गया। बात समझ में आ रही है? और भी अदर डिडक्शन अवेलेबल है अंडर चैप्टर 6A के अंडर, तो वो भी क्लेम करो। क्लेम करने के बाद जो डायरेक्ट फिगर बनेगा वो डायरेक्ट फिगर को हम लोग बताएंगे टोटल इनकम। बात समझ में आ रहा है? एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 45 जो टोटल इनकम होता है। बात क्लियर हो गया? तो अगर आपसे पूछा जाए एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस एंड एम्प्लॉयर्स ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉय के बुक्स में टैक्स स्टेटमेंट क्या डाला जाता है, आपका आंसर क्या होगा? आप बताओगे एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस एंड एम्प्लॉयर्स ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस टैक्सेबल हो जाता है फुल्ली अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉय, एंड वो दोनों के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉय को डिडक्शन भी अवेलेबल किया जाता है ग्रॉस टोटल इनकम से। ग्रॉस टोटल इनकम से एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में भी डिडक्शन अलाउ किया जाता है एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में भी एम्प्लॉय को डिडक्शन अलाउ किया जाता है। एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में दो सबसेक्शन के अनुसार डिडक्शन अवेलेबल किया जाता है, एक तो सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1B के अनुसार, दूसरा सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1 के अनुसार। तो सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1B एंड सबसेक्शन 1 के अनुसार एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉय को डिडक्शन अवेलेबल किया जाता है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो एट फर्स्ट हम लोग सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1B के अनुसार मैक्सिमम ₹50,000 तक डिडक्शन क्लेम करेंगे। डिडक्शन क्लेम करने के लिए नियम फॉलो करेंगे ₹50,000 और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय टुवर्ड्स एनपीएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर व्हिचएवर इज लोअर, दैट वुड बी द डिडक्शन क्वांटम अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B। नाउ अगर ₹50,000 से ज्यादा
अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया था बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टुवर्ड्स एनपीएस। तो सेक्शन नंबर 80 सबसेक्शन 1 बी के अनुसार एसएससी को जो 50,000 का क्वांटम ऑफ डिडक्शन अलाउ किया गया था फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, वो क्वांटम ऑफ डिडक्शन को कंट्रीब्यूशन से लेस करने के बाद कंट्रीब्यूशन का जो अनएग्जॉस्टेड बैलेंस रह जाएगा, कौन सा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन का जो अनएग्जॉस्टेड बैलेंस रह जाएगा, वो अनएग्जॉस्टेड बैलेंस को डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। बट उसका भी एक लिमिट है, मतलब अनएग्जॉस्टेड कंट्रीब्यूशन बैलेंस और 10% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर, वो होगा डिडक्शन क्वांटम अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1। बट एक बात ध्यान देना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 80C, सेक्शन नंबर 80CCC, सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1, ये तीनों मिला के जो एग्रीगेट क्वांटम ऑफ डिडक्शन होगा दैट कैन नॉट एक्सीड ₹1,50,000 एज पर सेक्शन नंबर 80CCE। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 2 के अनुसार एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉय को डिडक्शन अलाउ किया जाएगा फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, बट उसका भी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? लिमिट था अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर और 14% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉय व्हिचएवर इज लोअर, वो होगा डिडक्शन क्वांटम अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2। बात आपको समझ में आ गया। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेक्शन नंबर 80CCD समझाने के टाइम में जो सारा सिचुएशंस में मैंने ऑलरेडी सैलरी वर्ड को प्रोनाउंस किया और आगे जाकर प्रोनाउंस करेंगे, हर एक सिचुएशन में सैलरी वर्ड का मीनिंग आप अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो सेक्शन नंबर 80CCD के पर्पस के लिए आप सैलरी वर्ड का मीनिंग ड्रॉ करोगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। सेक्शन नंबर 17 क्लास नंबर 1 का हिसाब से सैलरी का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ड्रॉ नहीं करोगे, सैलरी का मीनिंग ड्रॉ करोगे सेक्शन नंबर 80CCD पर्पस के लिए बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है तो लेना है, अगर नहीं है तो नहीं लेना है, केवल बेसिक सैलरी को ही लेना है। बात आपको समझ में आ रहा है। डीए का अगर एक परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है तो जो परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है वो परसेंटेज को लेना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अदर इंडिविजुअल्स का केसेस में कैसे टैक्स में डील किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। अदर इंडिविजुअल्स का मतलब हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, हो सकता है अनएम्प्लॉयड पर्सन, हो सकता है एम्प्लॉयड पर्सन, बट एम्प्लॉयड पर्सन का एम्प्लॉयर ने अडॉप्ट नहीं किया एनपीएस मॉडल। ऐसा केसेस में अदर इंडिविजुअल्स अगर एनपीएस टायर 1 अकाउंट ओपन किया एंड कंट्रीब्यूशन डाला ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में कैसा टैक्स स्टेटमेंट डील किया जाएगा उसको लेकर आगे डिस्कस करना है। बात क्लियर हो रही। नेक्स्ट नीचे देखिए इन द बुक्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड। सब्सक्रिप्शन पीरियड मतलब टायर 1 अकाउंट जितना दिन के लिए एक्टिव रहेगा उसको हम बता रहे हैं सब्सक्रिप्शन पीरियड। तो हर एक प्रीवियस ईयर में कैसे टैक्स स्टेटमेंट डील किया जाएगा उसको लेकर डिस्कस करना है। अच्छा, जो भी इनकम से कंट्रीब्यूशन डाला जा रहा है टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट, जो भी इनकम से कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डाला जा रहा है टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट, वो इनकम से वो कंट्रीब्यूशन को हम लोग लेस करके नहीं दिखाएंगे एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। वो इनकम को ग्रॉस बेसिस पे दिखा देंगे एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मतलब क्या हो रहा है? मतलब हो रहा है वो जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो गया। बात क्लियर हो रही है। देखिए अगर उसका सैलरी हेड ऑफ इनकम अवेलेबल है तो सैलरी हेड ऑफ इनकम हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट अगर वो अदर इंडिविजुअल का हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑफ इनकम अवेलेबल है वो भी दिखाएंगे। अगर पीजीपी हेड ऑफ इनकम अवेलेबल है वो भी दिखाएंगे। अगर कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम अवेलेबल है वो भी दिखाएंगे। एंड लास्टली अगर अदर सोर्सेज हेड ऑफ इनकम अवेलेबल है तो वो भी दिखाएंगे। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व वन थिंग दैट इज जो भी हेड ऑफ इनकम से कंट्रीब्यूशन डाला गया था टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट, वो हेड ऑफ इनकम से कंट्रीब्यूशन का अमाउंट को लेस करके स्पेसिफिकली हम लोगों ने नहीं दिखाया। इसका कारण वही है कि कंट्रीब्यूशन का अमाउंट को फुल्ली टैक्सेबल कर दिया इनडायरेक्टली। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट किया। आपको मिल रहा है ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड्स ऑफ इनकम को इकट्ठा करने में ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग क्लेम करेंगे चैप्टर 6A के अंडर डिडक्शन। चैप्टर 6A के अंडर बहुत सारा डिडक्शंस अवेलेबल होता है। हम लोग 80CCD का डिडक्शन को लेकर बात करेंगे। सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1B बात करेगा डिडक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर इंडिविजुअल्स ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अकाउंट। बात क्लियर हो रही है। फर्स्ट हम लोग सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1B के अनुसार मैक्सिमम 50,000 तक डिडक्शन क्लेम करेंगे फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आइए सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1B को फॉलो कीजिए। सेक्शन नंबर 80CCD सबसेक्शन 1B बता रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स होगा, एम्प्लॉय नहीं होगा यहाँ पे, अदर इंडिविजुअल्स। अब काट के लिखिए अदर इंडिविजुअल्स। In respect of other individuals' own contribution towards NPS, amount contributed by the other individual, this would be one quantum, other individual,
amount contributed by other individual, and the next quantum is fixed rupees 50,000. तो बेसिकली सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 बी के अनुसार आपको दो पैरामीटर्स चेक करना है. नंबर 1 अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय अदर इंडिविजुअल, सेकंड फिक्स्ड रुपीस 50,000. व्हिच एवर इज लोअर, ओ का डिडक्शन क्वांटम अंडर सेक्शन 86 से डी सबसेक्शन 1 बी. लोअर आपको मिला, लोअर वर्ड आपको मिल गया. अच्छा, सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 बी मैक्सिमम 50,000 तक डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं. अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अदर इंडिविजुअल रुपीज 50,000 से भी ज्यादा अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 अकाउंट, ऐसा केस में जो अनएग्जॉस्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन का बैलेंस रह जाएगा मैक्सिमम 50,000 तक डिडक्शन अलाउ किया जा रहा है अंडर सेक्शन 86 डी सबसेक्शन 1 बी. अगर कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट 50,000 से भी ज्यादा था तो 50,000 तक डिडक्शन अलाउ किया गया है. जो अनएग्जॉस्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन का बैलेंस रह गया है उसके रेस्पेक्ट में ऐसे से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मतलब अदर इंडिविजुअल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 86 डी सबसेक्शन 1. 86 डी सबसेक्शन 1 को फॉलो कीजिए. 86 डी सबसेक्शन 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज वाट को काट दीजिए, लिखिए अदर इंडिविजुअल, अदर इंडिविजुअल. डिडक्शन अंडर सेक्शन 86 डी सबसेक्शन 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस. इसमें भी दो पैरामीटर सबको चेक करना है. व्हिच एवर इज लोअर, ओ का डिडक्शन क्वांटम अंडर सेक्शन 86 डी सबसेक्शन 1. फर्स्ट पैरामीटर होगा अनएग्जॉस्टेड कंट्रीब्यूशन का बैलेंस, वही लिखा गया. देखिए अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय अदर इंडिविजुअल लिखिए, एम्प्लॉय वाट को काट के लिखिए अदर इंडिविजुअल, क्योंकि हम लोग अदर इंडिविजुअल का केस डिस्कस कर रहे हैं. तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय अदर इंडिविजुअल लेस अमाउंट क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 86 डी सबसेक्शन 1 बी. इसका मतलब ही बन रहा है ए में हम लोग लिख रहे हैं कंट्रीब्यूशन अमाउंट का अनएग्जॉस्टेड बैलेंस, एंड बी में आप लिखिए 20% ऑफ जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम. 20% ऑफ जीटीआई, जीटीआई तो पहले ही कैलकुलेट हो गया, जीटीआई से ही तो हम लोग डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं. तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. तो बेसिकली दो क्वांटम को आप कंपेयर कर रहे हो. नंबर 1 अनएग्जॉस्टेड कंट्रीब्यूशन बैलेंस एंड सेकंड 20% ऑफ जीटीआई. व्हिच एवर इज लोअर, वो होगा डिडक्शन क्वांटम अंडर सेक्शन 86 डी सबसेक्शन 1. बात क्लियर हो गया. आपको याद रखना पड़ेगा 80 को, जैसे एम्प्लॉय के केस में बताया था सेक्शन नंबर 80 सेक्शन नंबर 80 बता रहे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 86 डी सबसेक्शन 1. ये तीनों मिलके जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन होगा दैट कैन नॉट एक्सेप्ट रुपीज 1,50,000. देखिए प्रेजेंटेशन कैसे डाला जा रहा है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 को इनर कॉलम में डाला जा रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 को इनर कॉलम में डाला जा रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 86 डी सबसेक्शन 1 को इनर कॉलम में डाला जा रहा है. एंड तीनों सेक्शंस मिला के सेक्शन नंबर 80, सेक्शन नंबर 80 सेक्शन नंबर 86 डी सबसेक्शन 1, तीनों सेक्शंस मिला के एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो आ रहे वो भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे एंड चेक करेंगे वो 1.5 लाख से ज्यादा आ रहे कि 1.5 लाख तक आ रहे कि 1.5 लाख से कम आ रहे. मैक्सिमम 1.5 लाख तक अलाउ किया जाएगा. तीनों सेक्शंस मिला के जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक अलाउ किया जाएगा. तो अगर 1.5 लाख से ज्यादा आ रहे तो आउटर कॉलम में हम लोग 1.5 लाख भेजेंगे, अगर 1.5 लाख आ रहे तो आउटर कॉलम में 1.5 लाख भेजेंगे, अगर 1.5 लाख से कम आ रहे तो जितना आ रहे उतना भेजेंगे आउटर कॉलम में. देखिए लिखा गया है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, अंडर सेक्शन 80 एंड अंडर सेक्शन 86 डी सबसेक्शन 1 कैनॉट एक्सेप्ट रुपीज 1,50,000 एज पर सेक्शन नंबर 80 एंड आप लोग ये भी जानते हो सेक्शन नंबर 80 का भी अपना एक लिमिट होता है, वो भी 1.5 लाख होता है. तो अगर सेक्शन नंबर 80 के अंडर जो सारा डिडक्शन अवेलेबल है उसका एग्रीगेट क्वांटम केवल सेक्शन नंबर 80 को लेकर बात कर रहे हैं. सेक्शन नंबर 80 के अंडर जो भी सारा डिडक्शन अवेलेबल है वो एग्रीगेट क्वांटम अगर 1.5 लाख को क्रॉस कर गया तो अप टू 1.5 लाख आप सेक्शन नंबर 80 के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. तो अगर आपने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 80 के अंडर 1.5 लाख का डिडक्शन क्वांटम क्लेम कर लिया तो सेक्शन नंबर 80 के अंडर कोई डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं. सेक्शन नंबर 86 डी के सबसेक्शन 1 के अंडर कोई डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं. सेक्शन नंबर 86 डी सबसेक्शन 1 बी का जो डिडक्शन क्वांटम है इन केस ऑफ एम्प्लॉय, इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल, दोनों केसेस में वो क्वांटम सेक्शन नंबर 80 का लिमिट से बाहर है. बात आपको याद रखना पड़ेगा. सेक्शन नंबर 80 का जो लिमिट है वो लिमिट केवल अपना स्कोप के अंडर ले रहे. सेक्शन नंबर 80 का जो 1.5 लाख का लिमिट है वो अपना स्कोप में केवल ले रहे सेक्शन नंबर 80 का डिडक्शन को, सेक्शन नंबर 80 का डिडक्शन को, सेक्शन नंबर 86 डी सबसेक्शन 1 का डिडक्शन को. बात क्लियर हो गया. अदर इंडिविजुअल के केस में सेक्शन नंबर 86 डी सबसेक्शन 2 के रेस्पेक्ट में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उसका एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं. बात समझ में आया. उसका एम्प्लॉयर है ही नहीं, और है भी तो वो तो एनपीएस अडॉप्ट नहीं किया, तो एम्प्लॉयर के रेस्पेक्ट में कोई डिडक्शन क्वांटम अवेलेबल नहीं किया जाएगा टू अदर इंडिविजुअल. अदर इंडिविजुअल के केस में सेक्शन नंबर 86 डी सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा. बात यहां तक क्लियर हो गया. एंड नेक्स्ट चैप्टर 6 के अंडर ऑल अदर डिडक्शंस क्लेम करने के बाद जो डायरेक्ट फिगर इन द बुक्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स अपीयर करेगा
वो डेराइव फिगर को हम लोग बताएंगे टोटल इनकम एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45, जिसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है। देखिए, अदर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से क्लेम किया जा रहा है। नेक्स्ट जो डेराइव फिगर अपीयर हो रहे इन द बुक्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, वो डेराइव फिगर को हम लोग बता रहे हैं टोटल इनकम। बात क्लियर हो गया? अब बताइए, अभी तक जो डिस्कशन किया है हम लोगों ने, वो डिस्कशन में मेन थीम क्या था? अब बताओगे एनपीएस टायर 1 अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन डाला जाता है, वो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या टैक्स स्टेटमेंट होने वाला है इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉयर, इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉय, इन द बुक्स ऑफ अदर इंडिविजुअल, केवल वही हम लोगों ने डिस्कस किया है। मतलब टायर 1 अकाउंट से पैसा विथड्रॉ होने में क्या टैक्स इंप्लीकेशन आएगा, वो अभी तक डिस्कस नहीं किया। टायर 2 अकाउंट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया कि कंट्रीब्यूशन डालने में क्या होगा एंड विथड्रॉ करने में क्या होगा। टायर 2 अकाउंट जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑप्शनल होता है, तो टायर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डालने में इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉयर, इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉय, इन द बुक्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स टैक्स स्टेटमेंट क्या होगा, केवल उतना तक ही हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो टायर 1 एनपीएस अकाउंट से पैसा विथड्रॉ करने में टैक्स स्टेटमेंट क्या होने वाला है इन द बुक्स ऑफ द एम्प्लॉय, इन द बुक्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, वो अभी तक डिस्कशन नहीं किया है। एंड टायर 2 अकाउंट को लेकर भी डिस्कशन नहीं किया। नेक्स्ट हम लोग ये दोनों को डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1B एंड सबसेक्शन 2 को हम लोग बेयर एक्ट का लैंग्वेज का हिसाब से एक बार स्टडी कर लेंगे। आइए सेक्शन नंबर 80 सीसीडी में आ जाइए। सेक्शन नंबर 80 सीसीडी, सेक्शन नंबर 80 सीसीडी में देखिए हेडिंग क्या दिया जा रहा है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम और स्कीम को लेकर सेक्शन नंबर 80 सीसीडी बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 को माइन्यूटली फॉलो कीजिए। सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 बता रहे हैं, वेयर एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बीइंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। मतलब कोई भी कैटेगरी का एम्प्लॉय हो जाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय है, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय को लेकर बात किया जा रहा है अंडर सेक्शन नंबर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 हैज इन द प्रीवियस ईयर paid or deposited any amount is very important in his account under a pension scheme notified or as may be notified by the central government। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम और स्कीम को लेकर बात किया जा रहा है। कोई भी एम्प्लॉय अगर उसका एम्प्लॉयर एनपीएस को अडॉप्ट किया है, कोई भी एम्प्लॉय अगर उसका एम्प्लॉयर एनपीएस को अडॉप्ट किया है एंड वो एम्प्लॉय टायर 1 एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डाले ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। टायर 1 अकाउंट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तीनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय, तीनों एम्प्लॉय को सेम प्लेटफॉर्म में लेकर बात किया जा रहा है। एंड वो बात केवल करना पॉसिबल है इन केस ऑफ एनपीएस टायर 1 अकाउंट, क्योंकि एनपीएस टायर 1 अकाउंट ओपन करना तीनों के लिए एलिजिबल है। बट एनपीएस टायर 2 अकाउंट जो होता है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है एंड वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑप्शनल होता है। तो सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 केवल एनपीएस टायर 1 अकाउंट को लेकर बात कर रहा है। ये बात समझ में आ गया? अगर एनपीएस टायर 1 अकाउंट में कोई भी एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉयर एनपीएस को अडॉप्ट किया है, वो एम्प्लॉय अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई कंट्रीब्यूशन डाले इन द एनपीएस टायर 1 अकाउंट, क्या होगा कंट्रीब्यूशन डालने में? देखिए लिखा गया है, ही शैल बी अलाउड a deduction in the computation of his total income of the whole of the amount so paid or deposited as does not exceed in the case of an employee 10% of his salary in the previous year। तो मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी इनकम तक कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में एसएससी को डिडक्शन अलाउ किया जाएगा फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। एसएससी मतलब एम्प्लॉय को लेकर बात किया जा रहा है। तो कोई भी एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉयर एनपीएस को अडॉप्ट किया है, वो एम्प्लॉय अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टायर 1 एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डाले, तो जितना कंट्रीब्यूशन डाला वो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में वो एम्प्लॉय को डिडक्शन अलाउ किया जाएगा फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम सब्जेक्ट टू 10% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ दैट एम्प्लॉय in respect of that previous year in which such contribution has been made by such employee। बात समझ में आ रही? तो जो प्रीवियस ईयर में कंट्रीब्यूशन डाला गया है, वो प्रीवियस ईयर में कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में वो एम्प्लॉय डिडक्शन क्लेम कर सकता है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, बट डिडक्शन का क्वांटम होगा मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ दैट एम्प्लॉय। कौन सा साल का सैलरी? in respect of that previous year in which such contribution has been or paid or deposited by such employee। बात क्लियर होगी? बट सेक्शन नंबर 80 से डी सबसेक्शन 1 केवल एम्प्लॉय को लेकर बात कर रहा है, ऐसा नहीं।
सेक्शन नंबर 86 सबसेक्शन 1 अदर इंडिविजुअल को लेकर भी बात कर रहे हैं। अदर इंडिविजुअल अगर एनपीएस टायर 1 अकाउंट ओपन करे एंड उसमें कंट्रीब्यूशन डाले ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जितना कंट्रीब्यूशन डालेगा वो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कंट्रीब्यूशन डाला गया था, वो प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में ग्रॉस टोटल इनकम से वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 अकाउंट के रेस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर अदर इंडिविजुअल को डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। आइए फॉलो कीजिए, देखिए लिखा गया है और एनी अदर एसएससी being an individual has in the previous year paid or deposited any amount in his account under a pension scheme notified or as may be notified by the central government, he shall in accordance with and subject to the provisions of these sections be allowed a deduction in computation of his total income of the whole of the amount so paid or deposited as it does not exceed। क्लॉज बी को फॉलो कीजिए। क्लॉज ए जो होता है वो एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ एम्प्लॉय, क्लॉज बी एप्लीकेबल होता है इन एनी अदर केस। इन एनी अदर केस मतलब अदर देन एम्प्लॉय, मतलब अदर इंडिविजुअल का जो मैटर है वो हम लोग फॉलो करेंगे क्लॉज बी के थ्रू। क्लॉज बी बता रहे इन एनी अदर केस मतलब अदर देन एम्प्लॉय 20% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली अदर इंडिविजुअल मैक्सिमम 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 अकाउंट। तो सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 फुल में क्या स्टोरी दे रहे हैं? स्टोरी दे रहे हैं सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 स्पेसिफिकली बता रहे हैं अगर कोई एम्प्लॉय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय हो सकता है, जो भी एम्प्लॉय हो जाए जिसका एम्प्लॉयर एनपीएस अडॉप्ट किया है, वो एम्प्लॉय अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनपीएस टायर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डाले तो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपना ग्रॉस टोटल इनकम से, कौन सा साल का ग्रॉस टोटल इनकम जो प्रीवियस ईयर में कंट्रीब्यूशन डाला गया था टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 अकाउंट, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का ग्रॉस टोटल इनकम से वो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। बट मैक्सिमम डिडक्शन क्वांटम होगा 10% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। बट कौन सा साल का सैलरी? जो प्रीवियस ईयर में कंट्रीब्यूशन डाला गया था वो साल का सैलरी का बात किया जा रहा है। तो 10% ऑफ द सैलरी इनकम मैक्सिमम डिडक्शन के रूप में एम्प्लॉय को अलाउ किया जाएगा फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। बात क्लियर? बट अगर अदर इंडिविजुअल एनपीएस टायर 1 अकाउंट ओपन करे तो अदर इंडिविजुअल को भी वो एनपीएस टायर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कंट्रीब्यूशन डाला गया था वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम कंप्यूटेशन में वो पर्टिकुलर अदर इंडिविजुअल को डिडक्शन अलाउ किया जाएगा फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय सच अदर इंडिविजुअल टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 अकाउंट। बट उसका भी एक लिमिट है एंड दैट इज मैक्सिमम 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड। तो जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कंट्रीब्यूशन डाला गया था बाय अदर इंडिविजुअल वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का ग्रॉस टोटल इनकम का 20% तक मैक्सिमम अलाउ किया जाएगा डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टायर एनपीएस टायर 1 अकाउंट। बात क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 बी को फॉलो कीजिए। सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 बी बता रहे हैं एन एसएससी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में बेसिकली एम्प्लॉय एंड अदर इंडिविजुअल दो कैटेगरी का एसएससी था। तो बात किया जा रहा है एन एसएससी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall be allowed a deduction in computation of his total income whether or not any deduction is allowed under subsection 1 of the whole of the amount paid or deposited in the previous year in his account under a pension scheme notified or as may be notified by the central government which shall not exceed 50,000 रुपीज। मतलब एम्प्लॉय बोलो और अदर इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी बोलो, दोनों टाइप्स का एसएससी को अलाउ किया जा रहा है मैक्सिमम 50,000 तक डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 अकाउंट एज पर सेक्शन नंबर 86 डी सबसेक्शन 1 बी। तो सेक्शन नंबर 86 डी सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1 बी दोनों ही बात कर रहे हैं ओन कंट्रीब्यूशन को लेकर, मतलब एम्प्लॉय बोलो अदर इंडिविजुअल बोलो, दोनों का ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 अकाउंट के रेस्पेक्ट में डिडक्शन अलाउ किया जा रहा है अंडर सेक्शन 86 डी सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1 बी। तो सबसेक्शन 1 बी मैक्सिमम फ्लैट 50,000 तक डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं। एंड साथ साथ आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 86 से डी 1 का अपना एक लिमिट होता है, सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 का अपना लिमिट बताओ मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी इनकम तक डिडक्शन अलाउ किया जाता है एम्प्लॉय को एंड अदर इंडिविजुअल को मैक्सिमम 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम तक डिडक्शन अलाउ किया जाता है। तो सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 का अपना एक लिमिट होता है। फिर सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 80cc का भी पार्ट होता है, 80cc का भी एक लिमिट होता है 1.5 लाख तक। मात्र सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 का स्कोप बहुत ही छोटा हो रहा है, अपना एक लिमिट है, फिर वो लिमिट जाकर फिट होगा सेक्शन नंबर 80cc का लिमिट के अंडर। तो सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 का स्कोप बहुत ही छोटा है, इसीलिए टैक्स प्लानिंग का हिसाब से हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन क्लेम करने का पर्पस में सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 बी को फर्स्ट क्लेम करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 अकाउंट।
बात क्लियर हो रहा है? तो सेक्शन नंबर 86 सबसेक्शन 1B का डिडक्शन फर्स्ट क्लेम करेंगे। तो सेक्शन नंबर 86 सबसेक्शन 1B का डिडक्शन प्रैक्टिकली कैसे क्लेम करोगे? प्रैक्टिकली सेक्शन नंबर 86 सबसेक्शन 1B का डिडक्शन क्लेम करने के लिए आप दो क्वांटम को कंपेयर करोगे। नंबर 1, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एसएससी। एसएससी मतलब एम्प्लॉय भी हो सकता है, अदर इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी भी हो सकता है। एम्प्लॉय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय भी हो सकता है, जो भी एम्प्लॉय हो जिसका एम्प्लॉयर एनपीएस अडॉप्ट किया है। तो एम्प्लॉय वाला एसएससी भी हो सकता है, अदर इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय वाला एसएससी बोलो, अदर इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी बोलो। एसएससी जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 अकाउंट, वो होगा नंबर 1 क्वांटम, सेकंड क्वांटम होगा ₹50,000। दोनों क्वांटम में व्हिचएवर इज लोअर दैट वुड बी द डिडक्शन क्वांटम अंडर सेक्शन 86D सबसेक्शन 1B। एंड सेक्शन नंबर 86D सबसेक्शन 1 को कैसे आप प्रैक्टिकली क्लेम करोगे? सेक्शन नंबर 86D सबसेक्शन 1 का डिडक्शन प्रैक्टिकली क्लेम करने के लिए आप सेक्शन नंबर 86D सबसेक्शन 1 के अंडर भी दो क्वांटम को कंपेयर करोगे। नंबर 1, अनएग्जॉस्टेड कंट्रीब्यूशन बैलेंस। अनएग्जॉस्टेड कंट्रीब्यूशन बैलेंस मतलब अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एसएससी लेस अमाउंट ऑलरेडी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 86D सबसेक्शन 1B। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एसएससी लेस्ट अमाउंट ऑलरेडी क्लेम्ड बाय द एसएससी। तो जो डायरेक्ट फिगर बनेगा वो डायरेक्ट फिगर को हम लोग बताएंगे अनएग्जॉस्टेड कंट्रीब्यूशन बैलेंस। अनएग्जॉस्टेड कंट्रीब्यूशन बैलेंस होगा नंबर 1 क्वांटम, सेकंड क्वांटम होगा 10% ऑफ द सैलरी इनकम इन केस ऑफ एम्प्लॉय, और अगर अदर इंडिविजुअल होगा तो 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। बात क्लियर हो रही है? दोनों क्वांटम में व्हिचएवर इज लोअर मतलब चाहे अनएग्जॉस्टेड कंट्रीब्यूशन बैलेंस, चाहे 10% ऑफ द सैलरी और 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम एज द केस में भी, तो व्हिचएवर इज लोअर वो लोअर क्वांटम होगा डिडक्शन क्वांटम अंडर सेक्शन 86D सबसेक्शन 1। अच्छा, अदर इंडिविजुअल कैटेगरी का जो एसएससी है उसको 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम तक अलाउ किया जा रहा है डिडक्शन क्वांटम अंडर सेक्शन 86D सबसेक्शन 1। ऐसा क्यों? अब बताओगे एम्प्लॉय के केस में 10% ऑफ द सैलरी, बट अदर इंडिविजुअल के केस में 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, उसको ज्यादा डिडक्शन अलाउ किया जा रहा है, 20% अलाउ किया जा रहा है, वो भी ग्रॉस टोटल इनकम का 20% तक मैक्सिमम। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अदर इंडिविजुअल कैटेगरी का जो एसएससी होता है उसको सेक्शन नंबर 86D सबसेक्शन 2 का जो डिडक्शन होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि उसका रेस्पेक्ट में एम्प्लॉयर्स का कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं, इसीलिए उसको ज्यादा डिडक्शन अलाउ किया जा रहा है अंडर सेक्शन 86D सबसेक्शन 1। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन नंबर 86D सबसेक्शन 2 को स्टडी करेंगे। सबसेक्शन 2 में आ जाइए। सबसेक्शन 2 क्या बता रहे हैं? Where in the case of an SAC referred to in subsection 1, the central government or any other employer makes any contribution to his account referred to in that subsection, the SAC shall be allowed a deduction in computation of his total income of the whole of the amount contributed by the central government or any other employer, as it does not exceed 14% where such contribution is made by the central government, 10% where such contribution is made by any other employer of his salary in the previous year। सेक्शन नंबर 86D सबसेक्शन 2 बात कर रहे हैं वो एसएससी को लेकर जो एसएससी सबसेक्शन 1 में रेफर्ड है। सबसेक्शन 1 में दो टाइप्स ऑफ एसएससी रेफर्ड था। एक कैटेगरी ऑफ एसएससी था एम्प्लॉय, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे अदर कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय, जिसका एम्प्लॉयर ने एनपीएस अडॉप्ट किया था। तो फर्स्ट कैटेगरी का एसएससी होता है एम्प्लॉय एंड सेकंड कैटेगरी का एसएससी होता है एनी अदर इंडिविजुअल जिन्होंने एनपीएस टायर 1 अकाउंट ओपन किया है। तो दोनों एसएससी में से कौन सा एसएससी को लेकर सबसेक्शन 2 बात कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 86D सबसेक्शन 2 बता रहे जो एसएससी रेफर्ड है इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में तो दो टाइप्स ऑफ एसएससी रेफर्ड है। सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली एम्प्लॉय वाला एसएससी को लेकर बात कर रहे हैं। जो दोनों टाइप्स ऑफ एसएससी सबसेक्शन 1 में रेफर्ड है उसमें से केवल एम्प्लॉय वाला एसएससी को लेकर सबसेक्शन 2 बात कर रहे हैं। कैसे समझ में आया? क्योंकि बताया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर का कॉन्टेक्स्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है केवल एम्प्लॉय वाला एसएससी के केस में, इसलिए बताया जा रहा है कि सबसेक्शन 2 केवल एम्प्लॉय वाला एसएससी को लेकर बात कर रहे हैं। बात यहां तक क्लियर हो गया? नाउ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर का रोल जो प्ले कर रहे वो अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनपीएस टायर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डाले तो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में जो एम्प्लॉय का एनपीएस टायर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डाला गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉय जब अपना टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, टोटल इनकम कंप्यूटेशन में ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 अकाउंट बाय द एम्प्लॉयर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयर है। बात समझ में आ रही है? बट मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई किया गया इन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बता रहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ द रेस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड
अलाउ किया जाएगा मैक्सिमम डिडक्शन के रूप में अंडर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 2 अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड बाय द एनी अदर एम्प्लॉयर अलाउ कर रहे डिडक्शन के रूप में फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड। बात क्लियर हो रही? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मैक्सिमम 14% ऑफ द सैलरी इनकम डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाए अंडर सबसेक्शन 2 एंड एनी अदर एम्प्लॉय के केस में मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी इनकम अलाउ किया जा रहा है डिडक्शन के रूप में अंडर सबसेक्शन 2। बात यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, हम लोगों ने सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1B एंड सबसेक्शन 2 बेयर एक्ट का लैंग्वेज का हिसाब से स्टडी कर लिया। सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1B बता रहे थे एम्प्लॉय जब अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं एनपीएस टायर 1 अकाउंट में और एनी अदर इंडिविजुअल जब कंट्रीब्यूशन डालते हैं अपना एनपीएस टायर 1 अकाउंट में, तो एम्प्लॉय के बुक्स में एंड एनी अदर इंडिविजुअल के बुक्स में कैसे टैक्स स्टेटमेंट किया जाएगा। एंड सबसेक्शन 2 बता रहे एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय का एनपीएस टायर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डालते हैं तो एम्प्लॉय का बुक्स में वो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर के रेस्पेक्ट में क्या टैक्स स्टेटमेंट किया जाएगा। बात यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीएस टायर 1 अकाउंट से क्वांटम विथड्रॉ करने के बाद वो क्वांटम का टैक्स स्टेटमेंट क्या होने वाला है उसको लेकर। नाउ एनपीएस टायर 1 अकाउंट से पैसा विथड्रॉ करने का नियम क्या है? वो एनपीएस का नियम है, टैक्सेशन का नियम नहीं। एक तो पार्शियल विथड्रॉल हो सकता है, दूसरा ऑन रिटायरमेंट, ऑन क्लोजर, ऑन सुपरएनुएशन पैसा विथड्रॉ किया जाता है। एक पार्शियल विथड्रॉ किया जाता है और एक मैच्योरिटी में विथड्रॉ किया जाता है। नाउ मैच्योरिटी में जो विथड्रॉ किया जाता है, जो अमाउंट पेबल होता है, जो कॉर्पस एक्रू हुआ है एनपीएस टायर 1 अकाउंट में, वो कॉर्पस का मैक्सिमम 60% विथड्रॉ किया जा सकता है। मैक्सिमम 60% विथड्रॉ किया जा सकता है, मतलब 40% से एन्युइटी परचेज करना पड़ता है, मैंने पहले भी बताया था। तो मिनिमम 40% एन्युइटी परचेज में यूटिलाइज करना पड़ेगा एंड मैक्सिमम 60% विथड्रॉ किया जा सकता है एंड वो 60% पैसे को कोई भी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो एनपीएस टायर 1 अकाउंट के केस में ऑन रिटायरमेंट, ऑन सुपरएनुएशन, ऑन क्लोजर, ऑन एग्जिट फ्रॉम एनपीएस टायर 1 अकाउंट, एनपीएस टायर 1 अकाउंट में जो भी कॉर्पस एक्रू हुआ है ड्यूरिंग द एक्टिव सब्सक्रिप्शन पीरियड, होल कॉर्पस का ऑन रिटायरमेंट, ऑन सुपरएनुएशन, ऑन एग्जिट, ऑन क्लोजर, जो भी होल कॉर्पस एनपीएस टायर 1 अकाउंट में एक्रू हुआ है, होल कॉर्पस का मैक्सिमम 60% विथड्रॉ किया जा सकता है एंड कोई भी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, बट मिनिमम 40% रिटर्न करना पड़ेगा एंड वो मिनिमम 40% से परचेज करना पड़ेगा एन्युइटी फ्रॉम एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर। ये तो क्लियर ही था एनपीएस टायर 1 अकाउंट के केस में मैच्योरिटी में कैसे पैसा को विथड्रॉ किया जाएगा। बट अगर आप पूछोगे ड्यूरिंग द एक्टिव सब्सक्रिप्शन पीरियड पैसा अगर विथड्रॉ करना है तो पार्शियल विथड्रॉल पॉसिबल है। पार्शियल विथड्रॉल का नियम क्या है एंड रूल है, सब्सक्राइबर और अकाउंट होल्डर शुड बी इन द नेशनल पेंशन सिस्टम फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स। मिनिमम 10 साल सब्सक्रिप्शन के बाद सब्सक्राइबर को पार्शियल विथड्रॉल का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड मैक्सिमम 3 बार पार्शियल विथड्रॉ किया जा सकता है एंड 2 पार्शियल विथड्रॉल्स के बीच में मिनिमम गैप होना चाहिए 5 साल का। विथड्रॉ किया जा सकता है मैक्सिमम 25% ऑफ अपना कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन आता है, अदर इंडिविजुअल के केस में केवल अपना कंट्रीब्यूशन रहता है, बट एम्प्लॉय के केस में टायर 1 अकाउंट में अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दोनों कंट्रीब्यूशन ही आता है। बट बताया जा रहा है अपना कंट्रीब्यूशन का, केवल अपना कंट्रीब्यूशन का, इन केस ऑफ एम्प्लॉय, इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, अपना कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 25% विथड्रॉ किया जा सकता है। विथड्रॉल का नियम है मैक्सिमम 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन विथड्रॉ किया जा सकता है। बात यहाँ पे क्लियर हो गया? नाउ टैक्सेबिलिटी को लेकर डिस्कस करेंगे एंड टैक्सेबिलिटी अंडरस्टैंड करने के लिए सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 3 आपको रीड एंड एनालाइज करना पड़ेगा। आइए सबसेक्शन 3 को एट फर्स्ट आप रीड कीजिए। सबसेक्शन 3 क्या बता रहे? वेयर एनी अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एसएससी इन हिज अकाउंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1B। आप लोग बताइए सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1B में कौन सा अकाउंट रेफर्ड है? आप बताओगे नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर टायर 1 अकाउंट। तो टायर 1 अकाउंट में जो अमाउंट स्टैंडिंग है, टायर 1 अकाउंट में जो अमाउंट स्टैंडिंग है, कौन सा अमाउंट स्टैंडिंग है टायर 1 अकाउंट में? एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अदर इंडिविजुअल के केस में अदर इंडिविजुअल का अपना कंट्रीब्यूशन, यही अमाउंट स्टैंडिंग है टायर 1 अकाउंट में। नेक्स्ट, in respect of which a deduction has been allowed under those subsections or subsection 2। obviously employee का अपना contribution के respect में employee को subsection 1 and subsection 1B के under deduction allow किया गया था and employer के contribution के respect में employee को subsection 2 के under deduction allow किया गया था। other individual के केस में other individual का own contribution के respect में subsection 1 and subsection 1B के under deduction allow किया गया था। तो ये सब बात रेफर किया जा रहा है together with the amount accrued thereon। मतलब
एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दोनों अमाउंट जो क्रेडिट है टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, वो तो इन्वेस्ट किया गया था मार्केट में, तो मार्केट से जो रिटर्न आ रहे थे एंड एक्रू हो रहे थे अकाउंट में, उसका बात किया जा रहा है। एंड अदर इंडिविजुअल के केस में अदर इंडिविजुअल का जो ओन कंट्रीब्यूशन था वो मार्केट में इन्वेस्ट किया गया था इन सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज में कंट्रीब्यूशन डालने में जो रिटर्न आया है एंड वो रिटर्न एक्रू भी हुआ है एनपीएस टायर 1 अकाउंट में, उसके बारे में बात किया जा रहा है। इफ एनी is received by the assessee or is nominee in whole or in part on account of closure or is opting out of pension scheme referred to in subsection 1 or subsection 1b or as pension received from the annuity plan purchased or taken on such closure or opting out, the whole of the amount referred to in clause A or clause B shall be deemed to be the income of the assessee or his nominee as the case may be in the previous year in which such amount is received and shall accordingly be charged to tax as income of that previous year। तो सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 3 को स्टडी एंड एनालाइज करते हुए एक बात क्लियर हो गया, जब ऑन रिटायरमेंट और ऑन सुपरएन्युएशन और ऑन ऑप्टिंग ऑफ पेंशन और ऑन एनी अदर रीजन एनपीएस टायर 1 अकाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर एसेसी क्लोज हो जाता है। एनपीएस टायर 1 अकाउंट जब क्लोज हो जाता है, देखो ड्यूरिंग द एक्टिव सब्सक्रिप्शन पीरियड कोई एक पर्टिकुलर एसेसी अगर एनपीएस टायर 1 अकाउंट ऑप्ट किया था, तो एनपीएस टायर 1 अकाउंट में वो पर्टिकुलर एसेसी कंट्रीब्यूशन डाला था, चाहे वो एम्प्लॉय कैटेगरी का एसएससी था चाहे वो अदर इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी था, खुद कंट्रीब्यूशन डाला था। अगर वो एम्प्लॉय कैटेगरी का एसएससी था तो उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन डाले थे, इंटर कंट्रीब्यूशन मार्केट में इन्वेस्ट हुआ था टू जनरेट रिटर्न। तो ऐसे ही एनपीएस टायर 1 अकाउंट में जो भी पैसा एक्रू हुआ है एनपीएस टायर 1 अकाउंट क्लोज होने में वो 100% अमाउंट रिसिप्ट हो जाता है, चाहे एसएससी खुद रिसिप्ट किया चाहे नॉमिनी ने रिसिप्ट किया। जब वो 100% अमाउंट रिसिप्ट हो जाता है, वो 100% अमाउंट रिसिप्ट होने में जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रिसिप्ट होता है वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाता है, वो 100% अमाउंट को इनकम माना जाता है एंड अकॉर्डिंगली टैक्स इंपोज किया जाता है। ये बता रहे सेक्शन नंबर 86 से डी सबसेक्शन 3। नाउ आप बताओगे सर इंटायर अमाउंट का 60% को कोई भी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है? यस, एंड 40% को यूटिलाइज करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन एन्युटी। तो अगर आपने 40% मिनिमम को यूटिलाइज किया फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन एन्युटी, वो 40% को इनकम नहीं माना जाएगा। वो बात कहां लिखा हुआ है? वो बात देखिए सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है। सबसेक्शन 5 को स्टडी कीजिए। सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। दिस सेक्शन मतलब सेक्शन नंबर 80 सीसीडी के बारे में बात किया जा रहा है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन मतलब सेक्शन नंबर 80 सीसीडी का पर्पसेस के लिए द एसएससी शैल बी डीम्ड नॉट टू हैव रिसीव्ड shall be deemed not to have received any amount in the previous year if such amount is used for purchasing an annuity plan in the same previous year। तो जो 100% अमाउंट रिसिप्ट हो जाता है, नियम है उसमें से मिनिमम 40% को यूटिलाइज करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन्युटी। अगर आपने 40% नहीं आपने 70% को यूटिलाइज किया सेम प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर में पैसा रिसिप्ट हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन्युटी, तो 70% को इनकम नहीं माना जाएगा। बात क्लियर होगी? तो जितना पैसा को आपने एन्युटी पर्पस के लिए एन्युटी परचेज करने के लिए यूटिलाइज नहीं किया उतना पैसा इनकम माना जाएगा, जितना पैसा यूटिलाइज किया उतना पैसा इनकम नहीं माना जाएगा। एंड आपको तो पता ही है मिनिमम 40% को यूटिलाइज करना पड़ता ही है, तो मिनिमम 40% तो यूटिलाइज होगा ही एन्युटी परचेज करने के पर्पस पे, बट रिमेनिंग बैलेंस को इनकम माना जाएगा। अगर आपने 40% से भी ज्यादा अमाउंट एन्युटी परचेज में यूटिलाइज किया तो जितना परसेंटेज आपने एन्युटी परचेज में यूटिलाइज किया उतना परसेंटेज को इनकम नहीं माना जाएगा वो प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर में आपने अमाउंट को रिसिप्ट किया था। क्लियर हो गया? बट भविष्य में जब वो एन्युटी से पेंशन मिलते रहेगा वो पेंशन को इनकम माना जाएगा। जो प्रीवियस ईयर में पेंशन रिसीव करोगे वो प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा वो पेंशन को। बात क्लियर? वो सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया? एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक कॉन्ट्राडिक्शन जरूर आपका माइंड में अराइज किया है। दैट कॉन्ट्राडिक्शन इज जब आपने सेक्शन नंबर 86 और डी सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर ए रीड किया, सेक्शन नंबर 86 और डी सबसेक्शन 3 क्लॉज ए रीड करने के टाइम में आपने देखा था लिखा हुआ था ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट और ऑन ऑप्टिंग आउट ऑफ पेंशन स्कीम। तो आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज किया, जब अकाउंट क्लोज हो जाता है एनपीएस टायर 1 अकाउंट जब क्लोज हो जाता है तो मैंडेटरीली एनपीएस टायर 1 अकाउंट में जो भी कॉर्पस एक्रू होता है वो कॉर्पस का 40% को मिनिमम यूटिलाइज करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन एन्युटी। तो पेंशन स्कीम तो ऑप्ट हो गया, तो ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट पेंशन स्कीम तो ऑटोमेटिकली ऑप्ट होता है, ऐसा बात नहीं, क्योंकि ऑन रिटायरमेंट एज अकाउंट क्लोज करने के अलावा वो सब्सक्राइबर के पास, वो अकाउंट होल्डर के पास 2 ऑप्शन रहता है। नंबर 1 वो अकाउंट को कंटिन्यू करना, एनपीएस टायर 1 अकाउंट को कंटिन्यू करना अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स तक अकाउंट को कंटिन्यू किया जा सकता है। सेकेंड, अकाउंट में जो भी कॉर्पस एक्रू है वो कॉर्पस को
अकाउंट में जो भी कॉर्पस एक्रू हुआ है वो कॉर्पस का विड्रॉल को डिफर करना। अकाउंट में जो कॉर्पस एक्रू हुआ है कॉर्पस का विड्रॉल को डिफर करना। डिफर किया जा सकता है जो लमसम अमाउंट है, मतलब मैक्सिमम 60% विड्रॉ करके कोई भी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, तो 60% को डिफर किया जा सकता है, 60% का विड्रॉल को डिफर किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो जो 40% मिनिमम पैसा को यूटिलाइज करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एन्युटी, वो 40% को भी डिफर किया जा सकता है। तो लमसम को भी डिफर किया जा सकता है, एन्युटी परचेज करने के पर्पस में जो पैसा यूटिलाइज करना था उसको भी डिफर किया जा सकता है, और दोनों को भी डिफर किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो एनपीएस टायर 1 अकाउंट होल्डर जब अपना रिटायरमेंट एज अटेन करता है, ऑन अटेनमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज एनपीएस टायर 1 अकाउंट होल्डर के पास एनपीएस टायर 1 अकाउंट को क्लोज करने के अलावा और भी 2 ऑप्शन अवेलेबल होता है। नंबर 1, एनपीएस टायर 1 अकाउंट को कंटिन्यू करना अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। कंटिन्यू करने का मतलब होता है एनपीएस टायर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स जब कंट्रीब्यूशन डाला जाएगा तो टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 80(डी). बात समझ में आ रहा है? दूसरा ऑप्शन होता है एनपीएस टायर 1 अकाउंट में जो भी कॉर्पस एक्रू हुआ है वो कॉर्पस का विड्रॉल को डिफर करना। तो कॉर्पस का विड्रॉल को डिफर किया जा सकता है, ये दूसरा ऑप्शन, डिफरमेंट ऑफ विड्रॉल कॉर्पस, डिफरमेंट ऑफ विड्रॉल कॉर्पस। नाउ डिफरमेंट के बारे में 3 ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 1, जो मैक्सिमम 60% लमसम को विड्रॉ किया जा सकता था वो लमसम को डिफर करना, लमसम का विड्रॉल को डिफर करना। दूसरा, वो जो मिनिमम 40% को एन्युटी परचेज करने के पर्पस में यूटिलाइज करना पड़ता है वो पेंशन वाला 40% को भी डिफर किया जा सकता है। तो लमसम को भी डिफर किया जा सकता है, पेंशन वाला विड्रॉल को भी डिफर किया जा सकता है। लमसम विड्रॉल को डिफर किया जा सकता है, पेंशन वाला विड्रॉल को भी डिफर किया जा सकता है। एंड थर्ड, दोनों को ही डिफर किया जा सकता है, मतलब लमसम विड्रॉल एंड पेंशन दोनों विड्रॉल को डिफर किया जा सकता है। तो बताइए मुझे, बेसिकली ऑन अटेनमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज एनपीएस टायर 1 अकाउंट होल्डर के पास एनपीएस टायर 1 अकाउंट को क्लोज करने के अलावा और भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 1, एनपीएस टायर 1 अकाउंट को कंटिन्यू करना। सेकंड, एनपीएस टायर 1 अकाउंट का जो एंटायर विड्रॉल कॉर्पस है विड्रॉल को डिफर करना। डिफर करने के बारे में बेसिकली 3 ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 1, लमसम 60% को डिफर करना, लमसम विड्रॉल को डिफर करना। दूसरा, पेंशन वाला विड्रॉल को डिफर करना। तीसरा, लमसम एंड पेंशन विड्रॉल दोनों को डिफर करना। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बीच में आप डिसीजन चेंज कर सकते हो, चाहे कंटिन्यू वाला ऑप्शन आपने अवेल किया है, एनपीएस टायर 1 अकाउंट को कंटिन्यू करने का ऑप्शन अवेल किया है, चाहे डिफरमेंट ऑफ विड्रॉल वाला ऑप्शन को अवेल किया है, दोनों को बीच में सस्पेंड किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रोवाइसो था, सेक्शन नंबर 86(डी) सबसेक्शन 3 के अंडर जो प्रोवाइसो था। प्रोवाइसो बता रहे प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रिसीव्ड बाय द नॉमिनी ऑन डेथ ऑफ द एसेसी अंडर द सर्कमस्टांसेस रेफर्ड टू इन क्लॉज ए। क्लॉज ए में कौन सा सर्कमस्टांसेस रेफर्ड था? क्लॉज ए में लिखा हुआ था, क्लॉज ए मतलब सेक्शन नंबर 86(डी) सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। क्लॉज ए में लिखा हुआ था ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट और ऑन ऑप्टिंग आउट ऑफ पेंशन। क्लियर? जो अमाउंट रिसिप्ट होता है नॉमिनी को ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर shall not be deemed to be the income of the nominee। तो नॉमिनी को अगर सब्सक्राइबर का डेथ पे रिसिप्ट होता है अमाउंट रिसिप्ट हो रहा है ऑन सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। क्लॉज ए में कौन सा सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड था? ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट और ऑन ऑप्टिंग आउट ऑफ पेंशन स्कीम। तो ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट और ऑन ऑप्टिंग आउट ऑफ पेंशन स्कीम अगर नॉमिनी को पैसा रिसिप्ट हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, तो नॉमिनी को जो अमाउंट रिसिप्ट हो रहा है वो अमाउंट नॉमिनी के लिए इनकम नहीं माना जाएगा। बात यहां तक क्लियर हो गया? एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, वो जो मैक्सिमम 60% ऑफ द इंटायर कॉर्पस का विड्रॉल पॉसिबल है, जब वो मैक्सिमम 60% ऑफ द इंटायर कॉर्पस को विड्रॉ किया जाता है, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उसको रिसिप्ट किया जाता है, चाहे उसको सब्सक्राइबर ने रिसिप्ट किया चाहे उसको नॉमिनी ने रिसिप्ट किया, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उसको रिसिप्ट किया जाता है वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का वो इनकम बन जाता है इन द बुक्स ऑफ द सब्सक्राइबर और इन द बुक्स ऑफ द नॉमिनी एज द केस में भी। जिन्होंने रिसिप्ट किया उसका इनकम बन जाता है। ऐसा होने में क्या होगा? ऐसा होने में वो लमसम अमाउंट रिसिप्ट हुआ है, वो लमसम अमाउंट रिसिप्ट होने में वो सब्सक्राइबर बोलो वो नॉमिनी बोलो, उसके ऊपर नॉर्मली जो स्लैब रेट एप्लीकेबल हो रहे थे, स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो रहे थे, वो स्लैब रेट ऑफ टैक्स इनहेंस हो जाएगा। उतना लमसम अमाउंट रिसिप्ट होने में उसका स्लैब रेट ऑफ टैक्स ऑब्वियसली इनहेंस हो जाएगा। ऐसा इनहेंस होने में एक पर्टिकुलर पीवीएस में उसके ऊपर टैक्स का इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा आ जाएगा। दिस पर्टिकुलर डिफिकल्टी से वो पर्टिकुलर एसएससी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के पर्पस में सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12A एग्जामिशन प्रोवाइड किया। एंड आप लोग जानते हो ड्यूरिंग द एक्टिव सब्सक्रिप्शन पीरियड मैक्सिमम 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन विथड्रॉ किया जा सकता है। ऐसा टाइप का विथड्रॉल को बोला जाता है पार्शियल विथड्रॉल।
तो मैक्सिमम 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन विथड्रॉ किया जा सकता है ड्यूरिंग द एक्टिव सब्सक्रिप्शन पीरियड। अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, ड्यूरिंग द एक्टिव सब्सक्रिप्शन पीरियड मैक्सिमम 25% को विथड्रॉ किया जा सकता है। बट कुछ पर्पसेस स्पेसिफाइड है, वो पर्पसेस के लिए केवल वो 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन का विथड्रॉल पॉसिबल है। एंड ड्यूरिंग द एक्टिव सब्सक्रिप्शन पीरियड मैक्सिमम 3 बार ऐसा पार्शियल विथड्रॉल पॉसिबल है। 2 पार्शियल विथड्रॉल के बीच में मिनिमम 5 साल का गैप होना चाहिए। ये सब नियम पहले भी मैंने बताया था। नाउ वो जो 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन वो पर्टिकुलर सब्सक्राइबर रिसिप्ट करते हैं, जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो रिसिप्ट किया जाता है, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम बन जाता है। वो 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन अमाउंट, वो तो एक लमसम अमाउंट होता है। वो लमसम अमाउंट को एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रिसिप्ट करने में सब्सक्राइबर के ऊपर जो नॉर्मल स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो रहा था वो ना होकर उसके ऊपर एनहांस्ड स्लैब रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। ऐसा डिफिकल्टी से रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के पर्पस में सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12B एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है। वो पर्टिकुलर एसएससी को वो पर्टिकुलर पीवीएस में जो पर्टिकुलर पीवीएस में वो 25% वाला अमाउंट को रिसिप्ट किया गया है। बस समझ में आ रहे? तो अभी अब लोगों को स्टडी करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12A एंड सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12B टू अंडरस्टैंड द एग्जेम्पशन। बात क्लियर? तो आप लोग प्लीज विजिट कीजिए सेक्शन नंबर 10 को। सेक्शन नंबर 10 क्या होता है? इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। सेक्शन नंबर 10 का हेडिंग होता है इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। आपको विजिट करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12A एंड 12B। आ जाइए सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12A एंड क्लॉज नंबर 12B में आइडेंटिफाई कीजिए। दिस इज सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12A एंड दिस इज सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12B। सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12A बता रहे एनी पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू एन एसएससी on closure of his account or on his opting out of the pension scheme referred to in section number 86D। कौन सा पेंशन स्कीम के बारे में बात किया जा रहा है? एनपीएस टायर 1 अकाउंट वाला पेंशन स्कीम के बारे में बात किया जा रहा है। नाउ टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सेप्ट 60% ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल टू हिम एट द टाइम ऑफ सच क्लोजर और इज ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम। तो बात किया जा रहा है जो एनपीएस टायर 1 अकाउंट होता है, एनपीएस टायर 1 अकाउंट का क्लोजर में और नहीं तो ऑप्ट आउट ऑफ पेंशन स्कीम करने में एनपीएस टायर 1 अकाउंट का जो एंटायर कॉर्पस पेबल होता है एसएससी को, वो एंटायर कॉर्पस का आप लोग जानते हो मैक्सिमम 60% विथड्रॉ करके कोई भी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है एंड मिनिमम 40% को यूटिलाइज करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन्युइटी। तो बात किया जा रहा है वो एंटायर कॉर्पस जो पेबल है टू द एसएससी, वो पेबल अमाउंट का मैक्सिमम 60% एग्जम्पशन के रूप में अलाउ किया जा रहा है एक पर्टिकुलर एसएससी को ऑन क्लोजर ऑफ एनपीएस टायर 1 अकाउंट और ऑन ऑप्टिंग आउट ऑफ पेंशन स्कीम ऑफ एनपीएस टायर 1 अकाउंट। बात क्लियर है? मतलब एनपीएस टायर 1 अकाउंट में जो भी कॉर्पस एक्रू होता है वो इंटायर कॉर्पस पेबल होता है एसएससी को। आप लोग ये भी जानते हो जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंटायर कॉर्पस एसएससी रिसीव करता है वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाता है वो इंटायर कॉर्पस को इन द बुक्स ऑफ द एसएससी। नाउ इंटायर कॉर्पस रिसिप्ट हो गया, इंटायर कॉर्पस को इनकम माना जाएगा। बट आप लोग ये भी जानते हो इंटायर कॉर्पस का मिनिमम 40% यूटिलाइज करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन एन्युइटी। अगर जो प्रीवियस ईयर में इंटायर कॉर्पस रिसिप्ट किया गया था वो प्रीवियस ईयर में मिनिमम 40% यूटिलाइज किया गया फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन एन्युइटी, तो वो 40% को इनकम नहीं माना जाता है, मतलब केवल 60% को इनकम माना गया। वो 60% को एग्जेम्प्ट करा दिया सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12A। तो मैक्सिमम 60% जो रिमेनिंग रह गया था जिसको इनकम कंसीडर किया गया था, मैक्सिमम 60% को इनकम कंसीडर किया गया था, वो 60% को ही एग्जेम्प्ट करा दिया सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12A। मतलब नथिंग इज टैक्सेबल। बात क्लियर हो रही? बट साथ साथ आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, वो जो मिनिमम 40% अमाउंट को यूटिलाइज किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन एन्युइटी, वो 40% एन्युइटी से जब पेंशन मिलते रहेगा वो पेंशन एग्जाम नहीं होगा, वो पेंशन टैक्सेबल हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? नेक्स्ट, आप लोग जानते हो ड्यूरिंग द एक्टिव सब्सक्रिप्शन पीरियड कोई भी सब्सक्राइबर ड्यूरिंग द एक्टिव सब्सक्रिप्शन पीरियड मैक्सिमम 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन विथड्रॉ कर सकता है फ्रॉम एनपीएस टायर 1 अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद पीएफआरडीए एक्ट एंड इट्स रेगुलेशन। पीएफआरडीए एक्ट मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। पीएफआरडीए एक्ट एंड इट्स रेगुलेशन के अनुसार कोई भी एसएससी कोई भी सब्सक्राइबर मैक्सिमम 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन विथड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनपीएस टायर 1 अकाउंट। तो जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो मैक्सिमम 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट होता है, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाता है वो 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन को। बट सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12B एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर रहा है। कैसा एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर रहा है? आइए स्टडी कीजिए सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 12B को। एनी पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू एन एम्प्लॉई, केवल एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर द पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन नंबर 86D ऑन partial withdrawal made out of his account in accordance with the terms and conditions specified under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act
and the regulations made thereunder to the extent it does not exceed 25% of the amount of contributions made by him. तो जो 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम रिसिप्ट किया जाता है वही अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 12 बी। बात आपको क्लियर हो गई। एंड नेक्स्ट हम लोग एनपीएस टैट टू अकाउंट को लेकर बात करेंगे। एनपीएस टैट टू अकाउंट केवल एप्लीकेबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑप्शनल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो एनपीएस टैट टू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस टैट टू अकाउंट ओपन करे तो उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ओन कंट्रीब्यूशन जाता है। एज एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन डालता नहीं है एनपीएस टैट टू अकाउंट में। एनपीएस टैट टू अकाउंट म्यूचुअल फंड जैसा ऑपरेट करता है। एनपीएस टैट टू अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन डाल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्स इंप्लीकेशन क्या फॉलो करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी इनकम से कंट्रीब्यूशन डाल रहे वो इनकम को टोटल इनकम में हम लोग शामिल करते हैं ग्रॉस बेसिस पे, मतलब कंट्रीब्यूशन लेस नहीं करते वो इनकम से। जो इनकम से कंट्रीब्यूशन डाला गया था वो इनकम से कंट्रीब्यूशन को लेस करके नेट इनकम हम लोग नहीं दिखाते, हम लोग ग्रॉस इनकम दिखा देते हैं एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बात क्लियर हो गया। नाउ ग्रॉस टोटल इनकम जब कैलकुलेट हो जाता है तो ग्रॉस टोटल इनकम से वो कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 80C के अनुसार डिडक्शन अलाउ किया जाता है। सेक्शन नंबर 80C एनपीएस टैट टू अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डालने में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन अलाउ करता है। एक बार सेक्शन नंबर 80C को फॉलो कीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 80C को फॉलो कीजिए। तो प्लीज आप लोग सेक्शन नंबर 80C में आ जाइए। दिस इज सेक्शन नंबर 80C मिला आपको। सेक्शन नंबर 80C के अंडर सबसेक्शन 2 में आ जाइए। सबसेक्शन 2 के अंडर डिफरेंट क्लॉजेस है, आप लोग आ जाइए क्लॉज नंबर 25 में। दिस इज क्लॉज नंबर 25। क्लॉज नंबर 25 को फॉलो कीजिए। बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट as a contribution to a specified account of the pension scheme referred to in section number 80C/D। स्पेसिफाइड अकाउंट का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड अकाउंट का मतलब एनपीएस टैट टू अकाउंट के बारे में बात किया जा रहा है। कैसे समझ में आ रहा है? एनपीएस टैट टू अकाउंट एनपीएस टायर 1 अकाउंट नहीं है। नीचे एक एक्सप्लेनेशन डाला गया है सेक्शन नंबर 80C सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 25 के अंडर एक एक्सप्लेनेशन डाला गया है। अब एक्सप्लेनेशन को रीड कीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि एनपीएस टैट टू अकाउंट के बारे में बात किया जा रहा है। For the purposes of this clause मतलब section number 80C subsection 2 clause number 25, specified account means an additional account। देखो टायर 1 अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी होता है, टायर 2 अकाउंट एडिशनल अकाउंट होता है, ऑप्शनल अकाउंट होता है। लिखा गया फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज स्पेसिफाइड अकाउंट्स मींस एन एडिशनल अकाउंट रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द पीएफआरडीए एक्ट 2013। देखो पीएफआरडीए एक्ट वगैरह आपको स्टडी करने का जरूरत नहीं है, ये केवल रेफरेंस है। तो पीएफआरडीए एक्ट में एडिशनल अकाउंट का मतलब होता है एनपीएस टैट टू अकाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑप्शनल होता है। तो एनपीएस टैट टू अकाउंट को लेकर सेक्शन नंबर 80C सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 25 बात कर रहे हैं। क्लियर? आ जाइए क्लॉज नंबर 25 का स्टडी को कंप्लीट कीजिए। बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए कंट्रीब्यूशन टू ए स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ द पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 80C/D A, subclause A, for a fixed period of not less than 3 years and which is in accordance with scheme as may be notified by the central government in the official gazette for the purpose of this clause। तो आपको मिल गया सेक्शन नंबर 80C के अंडर डिडक्शन अवेलेबल हो सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टुवर्ड्स एनपीएस टैट टू अकाउंट, बट उसके लिए एक लॉक इन पीरियड है, 3 साल का लॉक इन पीरियड। बात क्लियर है? 3 साल का लॉक इन पीरियड मेंटेन करना जरूरी है। नाउ मैक्सिमम क्वांटम ऑफ डिडक्शन 1.5 लाख हो सकता है क्योंकि सेक्शन नंबर 80C का अपना लिमिट है 1.5 लाख। तो आप फॉलो करोगे फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अमाउंट और 1.5 लाख व्हिच एवर इज लोअर दैट वुड बी द डिडक्शन क्वांटम अंडर सेक्शन 80C इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टुवर्ड्स एनपीएस टैट टू अकाउंट। बट अगर और भी कोई डिडक्शन क्वांटम अवेलेबल है सेक्शन नंबर 80C के अनुसार, बट आपने सेक्शन नंबर 80C के अनुसार ऑलरेडी 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर लिया as per contribution made towards NPS Tier 2 account by the central government employee, तो और डिडक्शन वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेक्शन नंबर 80C के अंडर मिलेगा नहीं क्योंकि सेक्शन नंबर 80C का अपना लिमिट ही 1.5 लाख। बात क्लियर हो रही? तो आपको समझ में आ गया एनपीएस टायर 1 अकाउंट एनपीएस टायर 2 अकाउंट के रेस्पेक्ट में ऑल टैक्स इंप्लीकेशंस। नाउ सेक्शन नंबर 80C/D जब स्टडी कर रहे थे तो आप लोग काउंटर किया था एक स्पेशल वर्ड सैलरी। सैलरी वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 1 के अनुसार सैलरी वर्ड को कंस्ट्रक्ट मत करो। सैलरी वर्ड का मीनिंग रहेगा सेक्शन नंबर 80C/D का पर्पस के लिए बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। वो मैटर को एक बार दिखा देंगे, वो सेक्शन नंबर 80C/D के अंडर जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन में डाला गया था। आइए एक बार सेक्शन नंबर 80C/D को फॉलो कीजिए। दिस इज सेक्शन नंबर 80C/D। नीचे की एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन को स्टडी कीजिए।
फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन मतलब सेक्शन नंबर 80 CCD के पर्पसेस के लिए बताया जा रहा है। सैलरी इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस, मतलब बेसिक तो है ही, उसके अलावा केवल डियरनेस अलाउंस रहेगा। इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, मतलब डीए का जितना पार्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है उतना ही लेना है। अगर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट तो डीए नहीं लेना है। डीए का एक परसेंटेज अगर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है तो जितना परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है उतना ही लेना है, बट एक्सक्लूड्स ऑल अदर अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। समझ में आ गया? तो बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, यही होगा सैलरी का मीनिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 80 से डी।